आपके सिलेबस में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक कंपोनेंट मैथमेटिक्स का भी है। मुझे आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ाना है। बाकी आपने देखे होंगे कल टीचर्स, किसी ने इकॉनमी पढ़ाई होगी, किसी ने हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ी पढ़ी आपने सर, कि वही वही पढ़ी ना कल आपने। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन मुझे पढ़ाना है। उसमें आपके दो सेक्शंस हैं सिलेबस में। पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है वगैरह। उसमें सबसे पहला सेक्शन जो है दैट इज़ अर्थमेटिक का सेक्शन, जिसको आप कॉन्ट सेक्शन बोलते हो। तो हर किसी एग्ज़ाम में होता है, अगर आप देख लेंगे, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी में होता है वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें होता है। एसएससी 3 तरह के एग्ज़ाम करता है, ईयरली, पर ईयर करता है। जिसमें सबसे पहले जो है सीजीएल, कंबाइनड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है दैट इज़ ग्रेजुएशन। किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में जिसने ग्रेजुएशन ली होगी वो इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। इसके अलावा एग्ज़ाम और एक एग्ज़ाम करता है एसएससी, जिसका नाम है सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें दिल्ली पुलिस एसआई, सीआरपीएफ का एसआई या बाकी एसआईज, सीआईएसएफ जिनके हवाले हमारा एयरपोर्ट भी है, तो उनके जो एसआईज का जो रिक्रूटमेंट होता है वो सीपीओ के एग्ज़ाम से होता है। हर साल ये एग्ज़ाम भी होता है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होगी, इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। इसके अलावा एसएससी और एक एग्ज़ाम करता है दैट इज़ सीएचएसएल, कंबाइनड हायर सेकेंडरी लेवल। उसका भी हम देखेंगे सारा सिलेबस। इसकी क्वालिफिकेशन होती है 12th। इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम करता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है दैट इज़ क्लास 10th, वो उसमें बैठ सकते हैं। इसके अलावा ये एसएससी की बात होगी। इसके अलावा जो है, आप अगर देखेंगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स यूपीएससी भी करता है। सीडीएस, उसमें आप बैठ सकते हो। सीडीएस 2 बार होता है ईयरली। इसी तरह से आप बाकी एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, जितने भी एसएसबी के एग्ज़ाम हैं, जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आप बैठ सकते हो। कोई भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा, सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो। लेकिन वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अगर आप ये सारा मैथ आपको पढ़ना है, ये आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारा मैथ पढ़ना है। फिर उसमें कुछ पोर्शंस होंगे आपको एक ही पोस्ट वो था दैट इज़ एसआई, शायद एसआई। एसआई में ये सारा कुछ सिलेबस था जो आपको यहाँ पे सिलेबस बनाया, फ्रेम किया है, उस एसआई में है। बाकी अगर आप कल देखेंगे, कल फाइनेंस वाले पोस्ट आ जाएंगे एफए के, सारा सिलेबस नहीं होगा। या जिनकी नोटिफिकेशन आई है, फॉर एग्जांपल अपने जूनियर असिस्टेंट का देखा होगा, नोटिफिकेशन आई थी, इसका 17 शायद डेट था, फिर एक्सटेंड मत किया होगा, उसको एक्सटेंड किया गया है। तो उसमें कुछ पोर्शन से, कुछ चैप्टर्स है उस सिलेबस के, जो हम यहाँ सिलेबस पढ़ोगे उस कुछ ही चैप्टर्स है। जब आपको कल एग्ज़ाम होगा, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम देना होगा तो वही पोर्शंस पकड़ लेगा तो एग्ज़ाम दे सकता है। हालांकि पढ़ना क्या है, आपको सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है इसमें, 1-2 महीने लगेंगे। अगर हम 2-2 घंटे की क्लास लेंगे, 2 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं। सारा कुछ सिलेबस आपको पढ़ना है। किसी को एसआई का एग्ज़ाम देना होगा, उसका सारा कुछ सिलेबस आपको मैथ का पढ़ना है। दोबारा आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार मैथ पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सिलेबस फ्रेम किया गया। ये होगी सिलेबस की बात। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको और पढ़नी है, सिलेबस में और क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन सी चीज़ें आपको सिलेबस में हैं, दैट इज़ आपके 2 चीज़ें हैं। एक है अर्थमेटिक का टॉपिक, सभी टॉपिक्स उसमें आप देख लीजिए। वर्क एंड टाइम है, परसेंटेज है, रेशियो प्रपोर्शन है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, या इसी तरह से आपके और चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल आपके प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, बहुत सारे चैप्टर्स। अगर आप सिलेबस को देखोगे, बहुत सारी चैप्टर्स जो अर्थमेटिक के टॉपिक में आते हैं। इसके अलावा एडवांस मैथमेटिक्स के चैप्टर्स है। जिस तरह से एडवांस मैथमेटिक्स का सिलेबस रखा गया था एनटी के लिए, एनटी में है मेंसुरेशन, वो सारा कुछ आप पढ़ोगे। मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ लैंड में, कैसे लैंड को मेजर करेंगे, उसके यूनिट्स क्या है वगैरह, वो सारा कुछ, या फील्ड बुक वगैरह, वो एडवांस मैथ्स का हिस्सा है, वो हम उसी में देखेंगे। वो अगर आप यहाँ पढ़ोगे मैथ्स, आपका एनटी भी कवर हो जाएगा, आपका एसआई भी कवर हो जाएगा, आपके ग्रेजुएट लेवल के जितने भी पोस्ट है वो सभी सिलेबस आपको इस सिलेबस से कवर हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी उसी में से आपको कुछ चैप्टर्स होंगे सिलेबस में, किसी में सारा होगा। फॉर एग्जांपल एसआई में सारा कुछ है, तो इस हिसाब से हम देखने जा रहे हैं। पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। बहुत सारे आप में से होंगे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होगा, किसी का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होगा। तो मुझे जब क्लास में हम आएंगे, पढ़ाएंगे आपको, तो हम ये देख के पढ़ाते हैं कि हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि हम कंसिडर करते हैं आप में से किसी का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। उसका भी सोचना है जिसका मैथ्स नहीं रहा।
जिसने क्लास 10 तक पढ़ा है मैथ्स उसके बाद नहीं पढ़ा है। बाकी सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो एक्सेल। फॉर एग्जांपल आपका कोई थॉर्टिकल सब्जेक्ट होगा, ज्योग्राफी होगी, उसमें आप एक्सेल कर सकते हो, खुद पढ़ सकते हो। लेकिन मैथ्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जब तक आप एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैं खुद करूंगा, दो एग्जाम्पल खुद भी आपको करनी है, तब जाके आप पेपर पे क्वेश्चन कर सकते हो। और स्कोरिंग भी है, जितना आप अच्छा कर पाओगे मैथ्स में उतना आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करोगे। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सीखने हैं चीज़ों को, ट्रिक्स को सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है, तब जाके आप खुद ब खुद क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रीजनिंग भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप रीजनिंग में जितना अच्छा पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, उतना एक्सेल कर सकते हो उस पेपर पे। इसी तरह से आपका कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी अगर आप जीएस देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है। हो सकता है कि जितना भी आपने पढ़ा ज्योग्राफी में, हो सकता है वो नहीं आया वो पॉइंट, ठीक है, आपका क्वेश्चन ही चला जाएगा। तो मैथ्स में अगर आप पढ़ोगे अच्छे से आपको बराबर मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप 20 मार्क्स होंगे ना मैथ्स के पेपर में, आपको बराबर 20 मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप मैथ्स पे अच्छे से फोकस करोगे इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और हर किसी जो भी पोस्ट आते हैं, हर किसी पोस्ट में मैथ्स का अपने वेटेज होता है। अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हो गए, जिसमें आपने देखा होगा कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, दिया भी होगा आप में से किसी ने, उसमें 17 क्वेश्चन मैथ सेक्शन से आए थे। अगर आप काउंट भी करोगे 17 क्वेश्चन। रिसेंटली एक पेपर आया था, इसी साल हो गया था, ये जेल सुप्रिटेंडेंट कुछ हुआ था, उसमें 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 मैथ से आए थे। वो डिसाइडिंग है। इसी तरह से अगर आप एसआई का देखोगे, एसआई के सिलेबस में है, एसआई के सिलेबस में है 60 मार्क्स जो है वो मैथ्स में है, 60 मार्क्स आउट ऑफ 200। 40 मार्क्स रीजनिंग को है, रीजनिंग को 40 में है, मैथ्स को कितने हैं 60, हो गए 100 मार्क्स इसी दो सब्जेक्ट्स के। वहाँ जीएस के 30 ही मार्क्स है, ठीक है। कंप्यूटर की भी अच्छी खासी वेटेज है, इसी तरह से इंग्लिश की भी अच्छी खासी वेटेज। वो जो एसआई का देना एग्जाम देना चाहेगा उसको फुली फोकस इस पे करना है ना, उसका एग्जाम निकल जाएगा। 100 मार्क्स इसी दो में है। तो अगर आप मैथ्स में अच्छा पढ़ोगे तो इसी तरह से पोस्ट आने वाले हैं, जो नोटिफिकेशन गई है शायद जेके एसएसबी को, फॉर एग्जाम्पल एफए फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट आने वाले हैं, उसमें भी 10 मार्क्स रहेंगे आपको मैथ्स के, या इकॉनमी के भी 10 मार्क्स है, कंप्यूटर के भी 10 मार्क्स। हालांकि उसमें ज़्यादा वेटेज अकाउंटेंसी की होती है, लेकिन फिर भी मैथ्स के अपने 10 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये मैं आप बता रहा हूँ कि आपको मैथ्स की कितनी अहमियत है एसएसबी में। बाकी तो हर कोई कर सकता है एक्सेल उसमें, जीएस में, लेकिन मैथ डिसाइडिंग रहता है। अगर आप देखेंगे एनटी के पोस्ट आगे, मुझे लगता है कि अगर 18 मार्क्स है मैथ और रीजनिंग को मिला के, तो मैथ्स ही डिसाइड करेगा। कम से कम 18 में से 10 क्वेश्चन ज़रूरी आ जाएंगे, किससे, मैथ सेक्शन से, 8 क्वेश्चन रीजनिंग से आ जाएंगे। यही 10 क्वेश्चन बाद में डिसाइडिंग रहेंगे, क्योंकि जीएस में करता है हर कोई, ज्योग्राफी भी पढ़ता है अच्छे से, इकॉनमी पढ़ता है अच्छे से, पॉलिटी भी फिर पढ़ता है अच्छे से, उनको याद रखना है उन चीज़ों को। लेकिन फाइनली यही 10 मार्क्स आपको डिसाइड कर सकते हैं। 1 मार्क्स ही डिसाइड कर सकता है आपकी जो सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। इवन कि 1 मार्क्स का 0.5 मार्क्स, 0.1 मार्क्स आपकी सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। कोई मैथ्स मुझे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, स्टार्टिंग से हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे जब आपके क्लास स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज़ आज डेमो क्लास है, कुछ देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो जब आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट होगी, हम स्टार्टिंग से आएंगे, स्टार्टिंग चैप्टर से। मैथ्स में एक सीक्वेंस रहती है जहाँ से आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहला चैप्टर आपको पहले पता होना चाहिए, दैट इज़ नंबर सिस्टम। जब आपकी नंबर्स की नॉलेज होगी तब जाके आपको बाकी चीज़ें भी पता चलेंगी। परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, वर्क एंड टाइम क्या है, स्पीड डिस्टेंस क्या है, या बाकी मेंसुरेशन के कंसेप्ट समझ आएगी। पहले नंबर सिस्टम ही पता होना चाहिए। लेकिन उससे हटकर एक टॉपिक हम बीच में उठाएंगे, दैट इज़ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो भी एक चैप्टर है जो सिलेबस में रहता है। अगर आप पिछला एग्जाम देखेंगे एफए का, उसमें था वो चैप्टर। मे बी इस साल जो आ जाएंगे फिर से एफए के पोस्ट उसमें रखा जाएगा फिर से। तो एक चैप्टर बीच में हम उठा रहे हैं, ठीक है। जब हम आपके रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगे तब जाके हम स्टार्टिंग से हम इसको कवर करने जा रहे हैं, जो आपका सिलेबस होगा। फिलहाल हम पढ़ेंगे आज, दैट इज फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिलेबस आपने देखा है कुछ? परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको देखने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत इसका पढ़ेंगे, बाद में हम जब स्टार्ट करेंगे अपने क्लासेस बिल्कुल 0 से हम स्टार्ट करेंगे उस समय,
नंबर सिस्टम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिस मैं ये कंसिडर करके पढ़ाऊंगा आपको कि आप में से किसी ने मैथ्स नहीं देखा है, ठीक है। उस तरीके से हम हर किसी का ख्याल रखेंगे, चाहे कोई होगा जिसने मैथ्स पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, उसका भी खास ख्याल रखेंगे। उसकी परेशानी मत लो आप जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगे। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, हर किसी एग्जाम में रहता है, एफए में है। अगर आप देखेंगे एसएससी के उसमें भी है, पहले नहीं हुआ करता था लेकिन फिर लास्ट ईयर उसको ऐड किया गया, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को भी। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमिटेशन क्या है? ये परमिटेशन क्या है? परमिटेशन क्या है? परमिटेशन मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन क्या है? दैट इज सिलेक्शन, दैट इज सिलेक्शन, सिलेक्शन या चूज करना। अरेंजमेंट, अगर यहां पे पहले यहां पे रो पे बैठे हैं 5 लड़कियां बैठी हैं, 4 लड़कियां बैठी हैं, इनको कितने तरीके से हम इस रो पे बिठा सकते हैं? या आप यहाँ 5 बैठे हो, कितने तरीके से आप इन सीट्स पे बैठ सकते हो? एक तरीका यह है जिस तरह से आप बैठे हो इस समय। अगर इसको मैं उठाऊंगा वहां पे बिठाऊंगा, उसको यहाँ बिठाऊंगा, क्या ये वाला अरेंजमेंट वो वाला अरेंजमेंट सेम है? मत है सेम? अगर इसको बीच वाले को उठाऊंगा यहाँ पे बिठाऊंगा, तो उसको वहां पे बिठाऊंगा, क्या वो अरेंजमेंट सेम है? इस तरह से कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, आपके पास लेटर्स है FAN, फैन, ये आपके पास लेटर्स है। इससे कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग। ये भी एक वर्ड बन सकता है इनसे, FAN, 3 लेटर्स आपके पास है। एक वर्ड ये भी बन सकता है FNA, ऐसे भी बन सकता है ना। इसमें ये भी बन सकता है FA, इस तरह से ANF, ये भी बन सकता है ना। बहुत सारे बन सकते हैं। वो कितने तरीके से इन लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं दैट इज परमिटेशन। या अगर आपको मैं सीट्स पे बिठाना होगा, कितने तरीके से आपको बिठा सकता हूँ, कितने तरीके से आपको अरेंज कर सकता हूँ इन सीट्स में, दैट इज द अरेंजमेंट, दैट इज द परमिटेशन। कितने पॉसिबल वेज है, इसको कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, कितने अरेंजमेंट इसमें ला सकते हैं इन लेटर्स में, तो वह आप इजीली बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ परमिटेशन। ठीक है, परमिटेशन समझ आ गया, दैट इज अरेंजमेंट। दूसरा है दैट इज कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं सिलेक्ट करना या चूज करना। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट कमेटीज बनती है, आपने किसी ने पॉलिटी पढ़ी होगी, पार्लियामेंट में कमेटीज होती है, अलग अलग कमेटी बनती है। या यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन बन गया, उसमें एक कमेटी बन गई, उसमें कुछ मेंबर थे, वुमेन थे, मैन थे। या रिसेंटली जो ब्लास्ट हुआ नवगाम में, मान लीजिए गवर्नमेंट चाह रहा है मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ कमेटी बनानी होगी। गवर्नमेंट के पास अच्छे खासे ऑफिसर है, उसमें 5 मैन हैं और 3 वुमेन हैं। ये अच्छे ऑफिसर है इसके पास जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे, जिनको नॉलेज है इसकी। तो एक कमेटी बनाना चाह रहा है कि मुझे उस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुझे इन 5 मैन में से 3 मैन ही चाहिए। कमेटी बनानी है 3 मैन की और 2 वुमेन की। वही कमेटी इस ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन करेगी। हालांकि रिसोर्स कितने हैं गवर्नमेंट के पास? उसके पास अच्छे खासे ऑफिसर कितने हैं? 8, जिसमें 5 मैन हैं, 3 वुमेन। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, दैट इज 3 मैन और 2 वुमेन की। वो कैसे इनको, उस कमेटी को बनाएगा, कैसे तश्कील देगा इस कमेटी को, कैसे इन 2 मैन और 2 वुमेन को चूज करेगा? अगर इसके पास मैन है, उनका नाम है फॉर एग्जाम्पल ABCDE, यह है 5 मैन इसके पास, जिनका नाम है ABCDE, नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने अब मान लिया ABCDE। और जो इसके पास 3 वुमेन हैं, उनका नाम है दैट इज XY, वुमेन उनके पास है दैट इज XYZ, 3 वुमेन। तो ये ऐसे भी वो कमेटी बना सकता है, वो चूज कर सकता है इन पहले 3 मैन को, ले सकता है A, B और C, इनके साथ 2 वुमेन डाल सकता है ये XY। वो ऐसे भी एक कमेटी बन सकती है कि नहीं? ऐसे भी चूज कर सकता है, या ऐसे भी कर सकता है चूज, वो यही ABC ही लेंगे लेकिन यहाँ पे YZ लेगा। ऐसे क्या ये कमेटी और ये कमेटी सेम है या सेम मेंबर्स है इसमें? या ऐसे भी कर सकता है कि अगर वो लेगा B, C और D और XY,
क्या ये तीनों कमेटी सेम है? डिफरेंट मेंबर्स इसमें पढ़ते हैं। वो कितने तरीके से हम इनको चूज कर सकते हैं, कितने तरीके से हम ये कमेटी बना सकते हैं, सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। समझ आ रहा है? मैं आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ पहले, बाद में हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, मगर पहले आपको पता होना चाहिए परमिटेशन है क्या, कॉम्बिनेशन है क्या, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। अगर आप इस समय क्लास में बैठे हो, मान लीजिए आप 20 हो या 25 हो या 30 हो, मान लीजिए 30 है यहाँ पे क्लास में, मैं अगर आपको बोलूँगा कि आप हर किसी आपस में आप हैंडशेक करो, सभी आप आपस में हैंडशेक करो सभी, तो कितनी हैंडशेक्स पॉसिबल है इस क्लास में, कितनी हैंडशेक्स हो जाएंगे फिर? फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है, इसको हैंडशेक करनी हर किसी के साथ, हर किसी के साथ। वो बंदा है, उसको हर किसी के साथ हैंडशेक करनी है, एक बार हाथ मिलाना, तो कितनी हैंडशेक्स पॉसिबल है? अगर आप ऐसे सोचोगे इस क्वेश्चन को ऐसे, तो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाएगी कि कितनी हैंडशेक्स पॉसिबल है। तो कॉम्बिनेशन से 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाए कि कितनी हैंडशेक्स पॉसिबल है इस क्लास में। हैंडशेक्स में 2 बंदे आते हैं हैंडशेक करने, ये 3 आते हैं आपस में। जब हैंडशेक करते हैं कितने बंदे मिलते हैं? 2 ही बंदे। अगर 2 की रिक्वायरमेंट है हैंडशेक के लिए, अगर 30 होंगे ऐसे, 30C2 इसका फार्मूला है अपना, 1 सेकंड में इसका आंसर मिलेगा आपको कि कितनी हैंडशेक्स पॉसिबल है। या आपके घर में आपके 2 शूज़ है, इसी तरह से शर्ट्स आपके 3 हैं, आपके पैंट है 4, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ कोचिंग सेंटर में आ रहे हो, आपके पास शर्ट्स 2 है। पहले दिन आए आपने 1 शर्ट पहन ली, 2 कलर्स की शर्ट है आपके पास। शूज़ आपके पास ये है शूज़, शर्ट्स आपके पास 3 है, शूज़ 2 है और पैंट 4 है आपके पास। 2 शर्ट्स है वो डिफरेंट कलर की है, 3 है वो 3 कलर की है। शूज़ आपके पास 2 है, एक है ब्लैक कलर का, एक है वाइट कलर का मान लीजिए, और आपके पास 4 पैंट्स है डिफरेंट कलर के। तो अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो, पहले दिन आ रहे हो, मंडे से स्टार्ट हो गया, तो आप कह रहे हो कि आज मैं शूज़ में से एक चूज़ करूँगा, एक शूज़ ब्लैक वाला, शर्ट भी आज वाइट लगाऊंगा, और जो पैंट है और एक कलर लगाऊंगा, तो एक ड्रेस बन जाएगा आपका। दूसरे दिन आप कह रहे हो कि मैं शूज़ वही पहनूंगा, लेकिन आज शर्ट में चेंज करूंगा और पैंट भी वही रखूंगा, वो दूसरा ड्रेस बन गया आपका। वो कितने पॉसिबल ड्रेसेस बन सकते हैं अगर आपके पास 2 शूज़ हैं, 3 शर्ट्स है, 4 पैंट्स है, कितने पॉसिबल ड्रेसेस बन सकते हैं? वो ये ऑन द बेस ऑफ सिलेक्शन है, क्या चीज़ आप सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा पैंट आप सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा शूज़ आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो 1 सेकंड में बताएगा आपको, विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन हम बता सकते हैं कितनी सिलेक्शन पॉसिबल है, कितने तरीके ड्रेसेस बन सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो कॉम्बिनेशन से 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सकता है। तो फिर इसकी अपनी फार्मूलाज हैं। परमिटेशन जो होती है ये आपको समझ आ गया, ये अरेंजमेंट है, अरेंज करना है। अरेंजमेंट रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर इन द लाइन अरेंजमेंट हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पे ये बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं, रो में बैठे हैं, बट लाइन ही है ना, ऐसे ऐसे बैठे हैं सीट्स पे। यहाँ पे एक है, यहाँ दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और 5वां है, लाइन पे ही है ना। इस तरह से यहाँ पे ये बैठे हैं, एक लाइन में ही, रो में है। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं इसको। ये पहली वाली सीट जो है, पहली वाली सीट, 5 बंदे हमारे पास, 5 सीट्स अवेलेबल है। इस सीट पे कोई भी बैठ सकता है, इसको कोई भी फिल कर सकता है कि नहीं? ये वाली सीट है हमारे पास, 5 बंदे हैं, 5 सीट्स अवेलेबल है यहाँ, यही 5 बंदे हमारे पास है। तो ये सीट हमें फिल करनी है, तो 5 बंदे हमारे पास है। इस सीट पे 5 में से कोई भी बैठ सकता है ना। कोई ये सीट फिल करने के लिए हम ये 5 वेज में हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि 5 बंदे हमारे पास है। जब एक बैठ गया अब, तो इस सीट के लिए अवेलेबिलिटी है, दूसरी सीट के लिए कितने बंदे अब रह गए? 4 ही रह गए। वो ये चारों में से कोई भी बिठा सकता हूँ आप इसमें, वो 4 वेज में इसको फिल कर सकते हैं। फिर इस सीट के लिए कितने अवेलेबल है आप बंदे? 3 ही अवेलेबल है, तो इसको 3 वेज में फिल कर सकता हूँ, यहाँ बैठ सकता है 3 में से कोई भी। यहाँ पे इसके लिए कितने रह गए अब? 2 वेज में, इसको 1 वे में, एक ही बच गया, उसको यहाँ बैठना ही। अब फिर कहाँ बैठेगा? वहीं पे बैठना, एक ही सीट है ना। तो कितने तरीके से इन 5 बंदों को हम बिठा सकते हैं? दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। वो 120 तरीके हैं कि हम इनको बिठा सकते हैं। क्या तरीके हैं? इसको वहाँ बिठाएंगे, इसको यहाँ बिठाएंगे, इसको यहाँ बिठाएंगे, रिशफल कर सकते हैं ना इनकी सीट्स को। वो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, कितनी पॉसिबल परमिटेशंस है,
जिस तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं दैट इज, कितने तरीके हैं वो, 120। अगर आप ऐसे सोच लेते, जनरली आप सोच लेते, आपकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाती कितने तरीके से इनको यहाँ बिठा सकते हैं। लेकिन परमिटेशन से आसानी हो जाती है कि आप बता सकते हो कितने तरीके से इनको मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ। ये होगी, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको परमिटेशन की, कि डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है। तो आप देख लीजिए, इसकी फार्मूला है, अब परमिटेशन की अपनी फार्मूला है, कॉम्बिनेशन की भी अपनी फार्मूला है, परमिटेशन की अपनी फार्मूला है। परमिटेशन P दैट इज NCR, ये NPR, हम परमिटेशन पहले देख रहे हैं, NPR। अगर आपके पास N रिसोर्स होंगे, N रिसोर्स होंगे, उनमें से आपको R यूज करने हैं, रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कितनी की है, R की। ये इसके बराबर होता है NPR दैट इज N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल, इसके बराबर होते हैं। परमिटेशन की फार्मूला ये है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन की फार्मूला जो है, कॉम्बिनेशन की, दैट इज NCR दैट इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। इस तरह से यह है कॉम्बिनेशन की फार्मूला। फिर यहाँ पे फैक्टोरियल आ गया। जिंदगी में किसी ने पढ़ा भी होगा, नहीं होगा कि फैक्टोरियल क्या है, वो हम देखने जा रहे हैं। फैक्टोरियल आ गया ना इसमें, किसी ने देखा, ये कॉम्बिनेशन की फार्मूला है, वो किसकी है, परमिटेशन। अगर आपके पास N रिसोर्सेज होंगे, उनमें कितनी की रिक्वायरमेंट है आपको, R की रिक्वायरमेंट, R जरूरत है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझाऊंगा मैं, ये वाला। अगर आपके पास डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 और 5, ये है आपके पास डिजिट्स, है ना। डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डिजिट्स है नंबर सिस्टम। जो उसके बाद आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 आप लिख रहे हो, ये है डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है डिजिट्स आपके पास। जो उसके बाद आप लिख रहे हो दैट इज 10, ये डिजिट नहीं है, ये नंबर है, मगर बना किसका है, डिजिट्स का बना है। इसमें 2 डिजिट्स यूज हुए, 1 एंड 0, 2 डिजिट्स यूज हुए। फिर आप लिखोगे 11, इसमें 2 डिजिट्स यूज हुए। फिर आप लिखोगे 12, इसमें यही डिजिट्स यूज हुए हैं। कुछ जितने भी न्यूमरल इसके बाद आप लिखोगे उसमें यही डिजिट्स यूज होते हैं। डिजिट कितने हैं, बस 10, डिजिट 10 ही है। ये डिजिट भी है, नंबर भी है इटसेल्फ। 0 नंबर भी है लेकिन डिजिट भी है, 1 नंबर भी है लेकिन डिजिट भी है, ये 4 नंबर भी है, डिजिट भी है। लेकिन उसके बाद 9 के बाद जो ये आ रहे हैं, ये डिजिट नहीं है, ये बस नंबर्स है। 10 नंबर है न कि डिजिट है, 11 नंबर है न कि डिजिट है। आपके पास कितने डिजिट है, आप कितने डिजिट है, डिजिट समझ आ गया। आपके पास कितने डिजिट है, 5 डिजिट है आपके पास। आपको एग्जामिनर बोल रहा है आप मुझे 3 डिजिट का नंबर बना के दो इन डिजिट से। कितने नंबर हम बना सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करते हुए। आपके पास रिसोर्स कितने अवेलेबल है, 5 डिजिट्स आपके पास। रिक्वायरमेंट कितनी की है, 3 की, 3 डिजिट का नंबर बनाना। एक नंबर ये भी बना सकते हैं 1 2 3, इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है, नंबर बनाना। बना सकते हैं ना 1 2 3, ये नंबर है ना। हम ये भी बना सकते हैं, इसी को थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हैं, ये भी बन सकता है, इन्हीं डिजिट्स का यूज किया। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर हम रिपीट नहीं करेंगे डिजिट को, रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप कंसिडर करोगे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो डिजिट एक बार आपने यूज किया दोबारा यूज नहीं कर सकते। हम इसी से उठा के हम ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 5 1 3 5, ये भी बना सकते हैं। वो बहुत सारे नंबर्स हम 3 डिजिट बना सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करते हुए। कितने नंबर हम बना सकते हैं वो आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ परमिटेशन। ठीक है, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर बनाना। इस तरह से गो, अगर मुझे ये प्लेस भरनी होगी, यहाँ पे कौन सा डिजिट रखना है, इसके लिए आपको कितने डिजिट्स है आपके पास। वो ये प्लेस भरने के लिए आपके पास कितने वेज है, 5 वेज है। 5 में से कोई भी डिजिट आप यहां लगा सकते हो, है ना। फिर अगर आपने यहां पे 1 यूज किया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दोबारा 1 यूज नहीं कर लिख सकते, तो इसके लिए कितने बच गए, फिर इसके लिए फिर 4 डिजिट बच गए। 1 अगर आपने यूज किया, इसके अलावा बच गए 2 3 4 5, वो यहाँ पे हम चारों में से कोई फिर यूज कर सकते हैं। वो ये प्लेस भर सकते हैं हम कितने वेज में, 4 वेज में। कुछ समझ आ रहा है आपको।
ये प्लेस भर सकते हैं हम, फिर 2 डिजिट यूज हो गए ऑलरेडी, उनको रिपीट नहीं कर सकते दोबारा। तो यहाँ पे इस प्लेस को कितने तरीके से फिर भर सकते, वो फिर है 3 डिजिट बचे, 3 वेज। तो इन्हीं का आप मल्टीपल करोगे, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 20 इंटू 3, दैट इज 60। वो कितने नंबर हम बना सकते हैं इन डिजिट से, 3 डिजिट के कितने बना सकते हैं। अगर आप ऐसे सोच लेते आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाती कि ऐसे घुमाऊंगा, फिर उधर घुमाना है, फिर उधर घुमाना है, रिशफल करना है इन डिजिट्स को। लेकिन परमिटेशन 1 सेकंड में आपको बताती है कि कितने नंबर हम बना सकते हैं। ये फार्मूला तो यूज ही नहीं किया आपने सर, यही बोल सकते हो आप। करेंगे यूज, मैंने बेसिक तरीका पहले बताया आपको, बेसिक तरीका। फार्मूला से भी कर सकते हैं हम। आपके पास रिसोर्स कितने हैं, कितने डिजिट आपके पास थे, 5। वो आपके पास रिसोर्स 5 थे, 5 लगाया आपने। यहाँ रिक्वायरमेंट कितने की थी, ठीक, यहाँ पे आपने 3 लगाया, आर की जगह 3। वो ये किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल, है ना। यहाँ से लिखा आपने, लिखने की जरूरत है, फिर लिखोगे जब स्टार्ट होंगे ना क्लास अच्छे से, तब जाके आप फिर लिखोगे, स्टार्ट से आ जाएंगे। ये आपने समझ लिया, फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखो बस। मुझे कुछ बताना है आपको, इसलिए रब कर रहा हूँ इस साइड। देखो यहाँ पे मसला रह गया आप फार्मूला में फैक्टोरियल का, इसलिए मुझे ये पॉइंट पहले बताना है ना, जरूरी। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल अगर हम देखेंगे 4 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या है फैक्टोरियल, इस तरह से 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 4 को मल्टीपल करके जाना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक, दैट इज 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 इंटू 1 24। वो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 24। अगर आपको 5 फैक्टोरियल का वैल्यू चाहे, आप मत फैक्टोरियल मुश्किल है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू चाहे, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 20 इंटू 3, दैट इज 60, 60 इंटू 2 120, 120 आ जाएगा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू। अगर आपको 3 फैक्टोरियल का वैल्यू चाहे, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6, है ना। फैक्टोरियल का वैल्यू बता सकते हो आप। अगर आपको 2 फैक्टोरियल का वैल्यू बताना है, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज 2। अगर आपको 1 फैक्टोरियल का वैल्यू बताना है, दैट इज 1। अगर आपको 0 फैक्टोरियल का वैल्यू बताना है, वो भी होता है 1। यहाँ पे याद रखना, ये एक्सेप्शन है, 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है और 1। देखो आप, अब है एक पॉइंट, आपको एग्जामिनर, आप कंप्यूटर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप किसी एकेडमिक एग्जाम के लिए पढ़ते, जरूर आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता, जिसमें आपको वो पेपर्स भर रहे हैं ना, आप लिख रहे हो क्वेश्चन का आंसर, जितने पेजेस आप भर रहे हो उतने मार्क्स मिल रहे थे। लेकिन ये वो एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको कभी भी ये खुद ही सोचना है अपने दिमाग से, आपको एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछेगा प्रूव दैट हाउ 0 फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर अपनी नॉलेज के लिए आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये नहीं पूछेगा आपको। आपको बस याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर हो, इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। आपको खुद ही सोचना है कि मुझे किस तरीके क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम। वो 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये बाद में देखेंगे हम कैसे 1 के बराबर होता है। इस हर किसी पॉइंट की पहले बैकग्राउंड भी देखेंगे हम, ठीक है। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे रेगुलरली, तो हम हर किसी पॉइंट का पहले बैकग्राउंड भी देखेंगे। क्यों है 0 फैक्टर 1 के बराबर, 1 फैक्टर क्यों 1 के बराबर है, 0 फैक्टर भी 1 के बराबर क्यों है, ठीक है। उसके पीछे दास्तान है, वो दास्तान आपको बताएंगे। ये आ गया समझ। इसी तरह से 6 फैक्टोरियल का वैल्यू, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो कितना आ रहा है 7 कुछ आता है, 720 कुछ ये आता है। आप चेक कीजिए कितना आ रहा है, हाँ 720 है। इसी तरह से 8 फैक्टोरियल का वैल्यू बता सकते हो, है ना। फैक्टोरियल समझ आ गया आपको, फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सारों का आप में से मैथ भी होगा सब्जेक्ट, होगा कि नहीं। जरा फिर मुझे ये नहीं कर रहा हूं कि अगर पता होगा तो होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं बताऊं। अगर आपको निकालना है -5 का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, -5 का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या होगा, -5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा। मैंने 5 फैक्टोरियल का वैल्यू बता दिया, वो क्या है वो आपने देख ही लिया, दैट इज 120। -5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, हाँ है किसी को पता, -120, 120 होगा। मुझे ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना था, बस मैं ये देख रहा था आपको कितना पता है, ठीक है, कितनी नॉलेज है आपको, ये मैं देख रहा था। हो गया अक्सर, बस 2 मिनट और।
मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कितनी पता है मैथ्स की, मुझे किस लेवल पे जाना है पढ़ाने के लिए, ठीक है, ये देख रहा हूँ मैं। हम जाएंगे उस लेवल पे, क्यों नहीं जाएंगे, हर किसी का खास क्या रखेंगे। नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नेगेटिव नंबर जो होते हैं उसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, उसका फैक्टोरियल का वैल्यू नहीं होता है। सिर्फ होता है फैक्टोरियल का वैल्यू, दैट इज होल नंबर्स का। इसका होल नंबर्स है, दैट इज 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। पढ़ा है ना आपने होल नंबर्स, इन्हीं का फैक्टोरियल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल का वैल्यू नहीं होता है, ये पता होना चाहिए, ये बेसिक पॉइंट्स है, ये पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं हम, ये हमने किया ना ये क्वेश्चन इस बेसिक मेथड से, फैक्टोरियल भी समझाया मैंने फैक्टोरियल क्या है। अब हम इस फार्मूला से करेंगे। आपके पास कितने डिजिट्स थे, 5। रिक्वायरमेंट कितनी की थी, 3 यूज करने, दैट इज 5 की रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल थे, 3 की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज n फैक्टोरियल। n की जगह क्या है यहाँ 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r, 5 माइनस r की जगह क्या है 3 फैक्टोरियल, तो वो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे नीचे लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है, दैट इज 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होगा, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज कितना आ रहा है वो 60। यहाँ से भी कितना आंसर आया था, वो हम फार्मूला से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। आर का अपना वैल्यू देना है, एन का अपना वैल्यू देना है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, या आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो, या आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये फार्मूला, ये आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, तो एग्जाम में टाइम कम होता है। आपके पास रिक्वायरमेंट, आपके पास 5 रिसोर्सेज अवेलेबल थे, रिक्वायरमेंट कितनी की थी 3 की। इस 5 को 3 नीचे खिसकाना है, 3 नीचे खिसकाना है, देखो क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 खिसकाया ना नीचे, इन्हीं का मल्टीपल करना है, वही आ रहा है दैट इज 60। वो करने की जरूरत ही नहीं। अगर यहाँ होता 5 4, आपको कितना खिसकाना था नीचे, 4 तक नीचे खिसकाना था, तो वही होगा आंसर। आप देख लीजिए, यही बनता है लास्ट में, इससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। कुछ समझ आ गया आप, मैंने लगभग 10-20 मिनट दिए होंगे, 20 मिनट में इंसान को जज नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें सदियां लगती है। तो आप क्लास में आइए और फिर देख लीजिए, जब आप सब कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप देखेंगे आपकी लेवल कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो, फिर इस समय कहाँ पे हो आप, फिर जब सारा मैथ पढ़ोगे आप, फिर देखना अपनी लेवल में कहाँ पे हो, मैंने कितना सीख लिया। जो पटवारी आपको ज़मीन मापने आता है, तो आप कहोगे पटवारी को टेप वहाँ पे रखो, मैं खुद ही मापूंगा। आप जो आपको नायब तहसीलदार किसी लैंड का ये कुछ इशू होता है फिर देखने आता है, वो आप कहोगे उसको मुझे सारा कुछ रेवेन्यू के सभी टर्म्स पता है, आप वहाँ रख लीजिए, मुझे सारा कुछ इसका पता है, मैं खुद ही कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो मैथ्स का, वो सब कुछ आप पढ़ोगे इस क्लास में, लेकिन उसके लिए आपको आना होगा, टाइम देना होगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है, पैसे बड़ा मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला होता है टाइम इन्वेस्ट करना। तो अगर आपके पास टाइम है उतना, आप आ सकते हो इंशाल्लाह। उसके बाद जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप खुद ही देखोगे मैं कहाँ पे था, मैं किस लेवल पे हूँ, खुद ही देख सकते हो। या आप बाकियों से भी कह सकते हो इस इंस्टीट्यूट की क्या वैल्यू है, ठीक है, इसने बहुत सारे बच्चे दिए हैं, इस जितने भी, चाहे एसआई में सिलेक्शन होगी या इससे पहले बाकी पोस्ट में सिलेक्शन होगी, बहुत सारे बच्चे इस इंस्टीट्यूट ने दिए, चाहे केएस में सिलेक्शन होगी या आईएएस में किसी ने यहाँ पे मेंटरशिप ली या कुछ और काम यहाँ से किया, तो आईएएस में सिलेक्शन होगी या केएस में सिलेक्शन। इस इंस्टीट्यूट की अपनी एक हिस्ट्री है, तो आप आइए और देख लीजिए खुद ही, फिर आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगी। हाँ, मैं नोट्स साथ साथ में टाइम दूंगा ना आपको अच्छे से, ठीक है। मैथ्स में वो नहीं है कि ये मत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं एग्जाम्पल भी चेंज करता हूँ, जो प्रीवियस ईयर की एग्जाम्पल्स होंगी वो मैं आज में मत कराता हूँ। आज अप टू डेट रहना पड़ता है, जो रिसेंटली एग्जाम हुआ होगा उसकी एग्जाम्पल्स देनी है। मेरी जो भी एग्जाम्पल होगी वो 2022 के आगे वाली होगी, 22, 23, 24, 25 लेटेस्ट वन, वो पुराना नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेटेस्ट वन जो भी एग्जाम का पैटर्न होगा उसी के हिसाब से जाएंगे, आप खुद ही फिर देख सकते हो ना, चेक कर सकते हो कंटेंट। चलो, थैंक यू। सो वेलकम टू क्विंटेसेंस। कल हमने जनरली सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात की थी, ठीक है। आज हम स्पेसिफिकली हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, द सब्जेक्ट दैट आई विल बी टेकिंग अप। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस, कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था, देर आर मल्टीपल एग्जामिनेशंस, सिलेबस डिफरेंसेस हमें एग्जाम में नज़र आते हैं। एसएसबी के, एसएससी सीजीएल के लिए अगर बात करें तो वी हैव अ
स्पेसिफाइड सिलेबस जिसमें पूरा हिस्ट्री का पोर्शन जो है कवर करना है। अब हमारा हिस्ट्री का पोर्शन जो है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया, ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट मिडिवल इंडिया, इसी के साथ हम कवर करेंगे आपका मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न के बाद फिर हम आ जाएंगे स्ट्रेट अवे टू जम्मू एंड कश्मीर, प्लस इसके साथ हम करेंगे आपका आर्ट एंड कल्चर जिसमें आपका नेशनल लेवल का भी होगा एंड स्पेसिफिक टू J&K भी। सो दिस इज एंटायर स्कीम ऑफ सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री जो हमने पढ़ना है, ठीक है, ये है एंटायर स्कीम। अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू अगर हम खाली SSB की बात करें तो थोड़ी सी डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं। वो क्या डिफरेंसेस हैं? कुछ एग्जाम्स हैं जो सिर्फ इस वाले पोर्शन को इंक्लूड करते हैं, कुछ है जो लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट मीन्स सारा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक अजीब सा एस्पेक्ट है, वो ये है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, खासकर ये जो आर्ट वाला हिस्सा है, अगेन इसकी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जाके यहाँ पे और यहाँ पे। अब इस आर्ट वाले पोर्शन में हमने क्या पढ़ना है? हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, ठीक है, हम बात करेंगे पेंटिंग्स की, हम इसके बाद और किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स की, इसको विजुअल आर्ट कहा जाता है। हम बात करेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें आपका डांस हो गया, जिसमें आपका म्यूजिक हो गया, इस तरह से। फिर उसके बाद हम करेंगे आपके हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ये सारी चीज़ों की बात। विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेसिफिकली जब हम इसकी बात करते हैं, और इसमें भी खासकर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस इज टिपिकली एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। सो इफ़ यू आस्क मी कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें खाली ये वाला पोर्शन है प्लस ये वाला पोर्शन है, आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि आप ये भी पढ़ो और ये भी पढ़ो। इससे क्या होगा? इससे ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बिकॉज जब हम हिस्ट्री पर, जब हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, हम बहुत ज़्यादा इसको साथ साथ कवर कर दिया होगा, और फिर जब हम इसको स्पेसिफिकली कवर करने आएंगे, वी वुड बी डूइंग अ काइंड ऑफ अ रिविजन ओनली। थोड़ा सा उसमें हम दाएं बाएं थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, मोर और लेस ये उसी का ऑलरेडी इसी में से काफी बड़े पोर्शन का रिवीजन होगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जब हम मौर्यन पीरियड पढ़ते हैं, इफ वी टॉक अबाउट दिस, एंशिएंट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में हम पढ़ते हैं पहले किंग्स, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अशोका पे, देन वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट मौर्यन आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें आपके आते हैं स्तूपास, इसमें आता है आपका रॉक कट केव्स, और खास करके इसमें आते हैं अशोकन पिलर्स। सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मौर्यन पीरियड, हम उसमें ये भी कवर करेंगे। फिर जब हम आएंगे आर्ट पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हम अगेन इसके बारे में बात करेंगे। सो डबल डबल है ये। उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू, वेदर इट इज रिटन कि खाली मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है पढ़ो, बिकॉज मेजॉरिटी एग्जामिनेशंस में पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन है जो दिया हुआ है। एंड व्हेन वी लुक एट, अगर हम थोड़ा डीपली जाएं SSB के सिलेबस पे, या डीपली जाएं हम SSB ने जितने एग्जाम्स कंडक्ट किए हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, उस पर अगर हम जाएं, इस पोर्शन में से अच्छा खासा क्वेश्चंस जो है अच्छे खासे वो निकल के आते हैं, ठीक है। सो ये है पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि हमने पढ़ना क्या है। सो आवर डिस्कशन वुड स्टार्ट फ्रॉम स्टोन एज से चल के जाएंगे हम 1948 तक, ठीक है। स्टोन एज पीरियड को हम बुलाते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्ट्री भी बुलाते हैं, बिकॉज जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, ये जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं, अशोका ने ये बनाया, उसने ये बनाया, उस रूलर ने ये बनाया, देयर मस्ट बी अ सोर्स बिहाइंड इट। तो ये सोर्सेज जब हमारे पास बहुत नेग्लिजिबल हैं, उसको हम बुलाते हैं प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक फेज, हम उसे बुलाते हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज जो प्री हिस्टोरिक फेज है, और हम चलेंगे आपके 1947 में इंडिपेंडेंस, 1948 में थोड़ा बहुत हम वो इंटीग्रेशन वगैरह वो प्रोसेस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, इसीलिए मैंने 1947 नहीं लिखा, 48 लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये इसको हम डिवाइड करते हैं। अब मेजर फोकस एरियाज हमारे पास क्या रहेंगे? मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, फिर आपका ब्रिटिश पीरियड, ये मेजर एरियाज हैं जिसमें आपकी फ्रीडम मूवमेंट भी है, ये मेजर एरियाज हैं जिसमें आपने काम करना है, ठीक है। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि हमने क्या क्या सोर्सेज को रेफर करना है फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ दिस अगेन डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह के एग्जाम्स को देख रहे हो। आई होप आप सब बिगिनर्स हो, कि किसी ने कोई एग्जाम दिया है अभी तक SSB का, प्रिपेयर किया है या दिया है, सब फ्रेशर्स, ठीक है, आप सारे ग्रेजुएट्स हो, ठीक है। सो यू मस्ट बी, आई मीन माइट बी रॉन्ग इन इंडिविजुअल केसेस में,
जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ आप सारे यही हो कि 22, 23, 21 से 24 के बीच में आपकी एज होगी, यही होगा, या 25 और 21 से 25 के बीच में आपका एज ग्रुप होगा। एंड आप देख रहे होगे कि मैं नेक्स्ट 2-3 सालों में कोई ना कोई जॉब, जो भी एज है आपकी, आपका आइडिया होगा कि इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आई शुड बी हैविंग अ जॉब, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस टाइम फ्रेम अपने एग्जाम के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जो अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी। एंड दिस गोज, ये बहुत आपको सारे मेंटोर्स यही बोलेंगे कि एनसीईआरटी फाउंडेशनल बुक है हर सब्जेक्ट के लिए, सरकारी किताब है, लिखी भी गई है आसान लैंग्वेज में, ताकि आसान लैंग्वेज में जिसकी इंग्लिश एवरेज से भी कम है वो भी समझ सके, उस हिसाब से ये लिखी गई है। सो यू शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी की 3 किताबें आती हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। ये 3 किताबें आपका सोर्स बनेगा बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए, ये सोर्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ आप अगर मॉडर्न इंडिया स्पेसिफिकली थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एक और सोर्स है, दैट इज स्पेक्ट्रम। बट स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए यू शुड नो कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, सिर्फ वो पढ़ने हैं। इसमें उसके बाद के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उससे पहले के भी बहुत चैप्टर्स हैं। इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू बाय दिस बुक, अगर या किसी ने खरीदी हुई है, प्लीज मेरे पास आना, आई विल मार्क कि मैं इसमें से आपको बताऊंगा इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। वरना ये एक सफिशिएंट सोर्स है आपके पास। नाउ मूविंग वन स्टेप आगे इधर से, अब अगर हमारा टारगेट है कि 2-3 साल तो ठीक है, उसमें 1 एग्जाम 2 एग्जाम देने, बट मेरा पहला एग्जाम इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स है, मुझे अभी तैयारी करनी है। प्राइमरी गोल मेरा है कि आने वाले 3-4 महीने में या 5 महीने में या 6 महीने में एक एग्जाम है जो मुझे देना है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए है हमारे क्लास नोट्स, ठीक। क्लास नोट्स प्लस 2-3 पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, ये प्राइमरी सोर्स बनेगा आपका फॉर कवरिंग योर सिलेबस, ठीक है। इस क्लास नोट्स के साथ आप यूज करेंगे क्या? कोई भी जनरल नॉलेज की किताब, कोई भी जनरल नॉलेज की किताब, बट यूज दिस ओनली फॉर रिविजन। इससे पढ़ा नहीं जाता है, ये सिर्फ याद करने के लिए है, रिवाइज करने के लिए है। बिकॉज अगर आप यहां से शुरू करोगे पढ़ना, आप एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन भूल जाएगा, एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन भूल जाएगा। बिकॉज दिस इज, ये क्या है, जनरल नॉलेज की किताब जो है, इसमें सिर्फ फैक्ट्स को कंबाइन किया हुआ है, कंपाइल किया हुआ है। वो इसलिए है कि आपको बैकग्राउंड पता है, ऑल यू आर ट्राइंग टू डू इज आप उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हो। पढ़ना यहां से है, पढ़ना यहां से है, इसको सिर्फ रिवीजन के लिए यूज करना है। जब ये पढ़ के या ये पढ़ के आप ये रिवीजन करोगे तो याद रिटेन ज्यादा देर तक रहेगा, खाली ये पढ़ोगे ज्यादा देर तक रिटेन नहीं होगा। उसके साथ प्लस हम और क्या करेंगे, आपके जितने भी टेस्ट होंगे, दैट इज गोइंग टू मेक यू नॉट ओनली रिवाइज दिस बट रिमेंबर दिस, ठीक है। और आप वहां से एनालाइज करोगे कि मुझे किस चैप्टर में, किस पोर्शन में या किस वाले टॉपिक में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहां से थोड़ा सा आगे अगर हम चले, जब आप प्रिपरेशन करेंगे, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा यूज करें, ठीक है। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इट सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये, लेकिन मॉक टेस्ट को यूज करना आना चाहिए। एक तरीका है, मैंने टेस्ट पेपर उठाया, किया, रिजल्ट देखा और सो गया, वो मॉक टेस्ट नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट में जब आप अपने टेस्ट दोगे, यू नीड टू एनालाइज इट। मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप पूछोगे कि एनालिसिस करना कैसे है, ठीक है। एनालिसिस करना है जब आप सवाल गलत कर रहे हो, ठीक है। अब सवाल गलत करने के क्या रीजंस हैं, ये पता होना चाहिए। रीजन नंबर 1, पहला रीजन, ये क्लियर सिंपल प्लेन आंसर रीजन है, मुझे नहीं पता है, मुझे ये टॉपिक ही नहीं पता है, तो सही कौन सा ऑप्शन है, गलत कौन सा है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। इसमें तो आपके पास चांस लेने का, रिस्क लेने का कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये रीजन है, आप सवाल छोड़ रहे हो या गलत कर रहे हो, सो इसका एनालिसिस आपको क्या कहता है, आपको ये टॉपिक जो है पढ़ना है, ठीक है, ये आपने पढ़ा नहीं है। दूसरा रीजन नंबर 2,
रीजन नंबर 2, आपने टॉपिक पढ़ा है, आप क्वेश्चन के साथ रिलेट कर पा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, याद नहीं है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे एनालिसिस क्या करना है कि मुझे टॉपिक पता है, ये मेरी फलाने नोट में है या फलानी किताब पे है, पढ़ा भी है, बट याद नहीं है। सो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, मोर रिवीजन। ठीक, यहाँ पे आप 60-40 का आपके पास है कि आप रिस्क ले सकते हो, 40% चांसेस हैं आप रिस्क ले सकते हो। फिर आता है आपका रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 3, आपने टॉपिक भी पढ़ा है, आपने रिवाइज भी किया है, आपने 2 ऑप्शंस निगेट भी कर दिए हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपको 2 ऑप्शंस में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि ए और बी दोनों में से मुझे आइडिया नहीं है कौन सा सही आंसर है। इधर क्या सोल्यूशन है आपके लिए, यहाँ मतलब है कि आपने रिवीजन तो किया हुआ है, लेकिन मे बी यू नीड 1 मोर रिवीजन। क्लियर, ये 3 बेसिक कंडीशंस हैं जो आपके साथ एग्जाम में हो सकती हैं। ये एनालिसिस मॉक टेस्ट इसके लिए है। इससे ओवरऑल में हमें क्या पता चलेगा, कौन से टॉपिक्स हैं जो डन है, ठीक है, ये मुझे पता है, आई एम गुड इन दिस, ठीक है, कौन से टॉपिक्स हैं जो एवरेज हैं, ठीक है, जिसमें 1 रिवीजन 2 रिवीजन की जरूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़े हैं मगर इसमें से कुछ भी नहीं आता है, ये पूरा दिमाग से निकल चुका है या पढ़ा ही नहीं है, इट इज देयर इन द सिलेबस, इट इज देयर इन द बुक्स, लेकिन पढ़ा ही नहीं है। इसके बाद एक और सिचुएशन आती है, सिचुएशन नंबर 4। ये सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है, बिकॉज इसमें आप सब फंसते हो। मॉक टेस्ट से ज्यादा ये सिचुएशन होने वाली है रियल एग्जाम में, कि आप हड़बड़ी में, स्ट्रेस में, टेंशन में या जल्दी करने की कोशिश में क्या करते हो, क्वेश्चंस को या ऑप्शंस को सही से नहीं पढ़ते हो। स्टेटमेंट थी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर XYZ। आपने पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन XYZ, नॉट से बिल्कुल उल्टा था ना सवाल, आपने अपनी तरह से बिल्कुल सही सवाल किया, लेकिन अलग स्टेटमेंट के लिए किया आपने नॉट वाली स्टेटमेंट के लिए नहीं किया। या क्या होता है, आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा है, पहले ऑप्शन को देख के इतने एक्साइट हो गए कि बाकी दूसरा तीसरा या चौथा पढ़ा ही नहीं और आंसर मार्क कर दिया, फिर जाके आपको रियलाइज होगा कि उप्स, ये तो गलत कर दिया। ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है ये वाला किसका है, ये स्ट्रेस और प्रेशर को हैंडल करने का टेस्ट है। ये है रीजंस एग्जाम में सवाल गलत होने के। सो मॉक टेस्ट से जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर बार हर टेस्ट में मैं इंप्रूव करूं अपनी सिचुएशन। फिर एक और है, एक साइकोलॉजिकल आइडिया भी है, कभी कभी इंसान की सिक्स्थ सेंस भी बताती है कि भाई नहीं, बी ही है, बी ही है, बी ही है। अब यहां भी पता होना चाहिए, जैसे मुझे पता है मेरी सिक्स्थ सेंस हमेशा उल्टा आंसर बताती है, तो अगर मैं एग्जाम देने बैठूं और मुझे अंदर से आवाज आए कि ऑप्शन बी है, तो मुझे पता है बी तो बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए मेरे अंदर से आत्मा मेरी सही बोलती है या गलत बोलती है। खैर, इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। सो फॉर ऑल द मॉक टेस्ट दैट वी विल हैव, आपको ये एनालिसिस करना ही करना है। क्लियर? सो यू विल हैव योर क्लास नोट्स, कीप रिवाइजिंग दोज क्लास नोट्स, प्लस कुछ कुछ मटेरियल आपको और भी मिलेगा। उसके साथ साथ यूज अ जनरल नॉलेज की बुक, यूज द मॉक टेस्ट, और ये एनालिसिस साथ साथ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद एक और इशू है हिस्ट्री के साथ। नाउ देयर इज अनदर इशू विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में इशू क्या है, एक तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, हर किताब के 200 पेज 250 पेज, और एक बड़ा मसला, हर पेज पे एक डेट। लेट्स टेक अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हर पेज पे एक डेट है और हर किताब के 200 पेजेस हैं और 3 किताबें हैं, तो 200 आ जाओ 200 400 और
600 डेट्स, फिर कश्मीर की 50 डेट्स और ले लो, तो ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 650 डेट्स तो किसी को सारी जिंदगी में याद नहीं हो सकती हैं, एग्जाम के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सो हाउ डू वी टैकल डेट्स? कैसे करें टैकल डेट्स को? कभी सोचा इस बारे में? कैसे कर सकते हैं हम इसको टैकल? हाँ, कितना लिखोगे? कॉपियां भर दोगे आप, 600 डेटें फिर भी याद नहीं होंगी। तो डेट्स को और इस चीज को, इन दोनों चीजों को टैकल करने के लिए वी स्टडी दिस सब्जेक्ट इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर। अब वो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसको कैसे टैकल करेंगे? इसको हम टैकल करेंगे बाय मेकिंग हिस्ट्री इनटू चेन ऑफ इवेंट्स। और इन चेन ऑफ इवेंट्स में हम पढ़ेंगे क्या? एक तो इवेंट, इसके मेन कैरेक्टर्स, ठीक है, मेन कैरेक्टर्स, इसके रीजंस, इसका इम्पैक्ट, प्लस कुछ इवेंट्स में अगर और कोई इंफॉर्मेशन है वो करेंगे। दैट इज इट। बस यही है आपका बेसिक आइडिया। फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक, सबसे पहले इवेंट के बारे में, ये किसका पार्टीशन हो रहा है? बंगाल का, इनटू 2 प्रोविंसेस, ईस्ट बंगाल, ठीक है, और बांग्लादेश, ये ईस्ट वाला और वेस्ट वाला दोनों को अलग किया जा रहा है, ठीक है। हो कब रहा है ये? 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। कर लिया हमने इवेंट के बारे में। मेन कैरेक्टर्स कौन है इसमें? वी हैव अ गवर्नर जनरल, हिज नेम इज कर्जन, ठीक है। रीजंस क्या है? ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, कांग्रेस कहती है कि ये, या इंडियन लीडरशिप कहती है ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ठीक है। उसके साथ साथ इम्पैक्ट क्या है? बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंडिया में हमने देखा स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट होती है। फिर हम देखेंगे दूसरा इवेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। फिर इसी तरह से 1 2 3 करके इसकी इंफॉर्मेशन। इफ यू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, 5-6 सवाल तो यहां से निकल सकते। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई? हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस? इस तरह से सवाल निकल सकते हैं। सो दिस इज टू बी डन इन टर्म्स ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स। तो जाके हमें, अगर हम ये हर इवेंट में ये मेन कैरेक्टर्स, रीजंस और इम्पैक्ट, ये अगर हम फिक्स कर लें, रिवाइज करें इन्हीं चीजों को, तो इंफॉर्मेशन को जब हम ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉलर थिंग्स, ये याद रखना आसान हो जाएगा। एंड यू कैन डू दिस विद एंटायर हिस्ट्री, राइट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया, ठीक है। हो गया, इंफॉर्मेशन को इस तरह से ब्रेक करना है। सेकेंड थिंग, अब डेट्स का क्या करें? तो सबसे पहले डेट्स याद ही नहीं करनी है, करेंगे ही नहीं। अब आप बोलोगे यार ये कैसी बात कर दी, हिस्ट्री पढ़नी और डेट्स ही नहीं याद करनी है? वहां तो सवाल आते हैं डेट्स को लेके। तो ये आदमी क्या बोल रहा है कि डेट्स याद ही नहीं करनी है? सो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। डेट्स याद नहीं करनी है मतलब हमें जितनी भी डेट्स हैं, सब डेट्स को बिल्कुल याद नहीं करना है। सो यू विल हैव 1 डेट ऑन एवरी पेज, रीड इट एंड मूव ऑन। हर डेट को याद नहीं करना है। डेट की जगह हम क्या करेंगे? सबसे पहले हर इस पोर्शन को हम डिवाइड करेंगे इनटू टाइम पीरियड्स, ठीक है। इतने से इतने के बीच में, इतने से इतने के बीच में, इतने से इतने के बीच में। ये हम एंशिएंट में भी करेंगे, ये हम मॉडर्न में भी करेंगे। सो वी विल ब्रेक इट डाउन इनटू फेजेस। जैसे हम मॉडर्न इंडिया, अगर इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो हम करेंगे उसको 1904 से 1919, इसमें है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट और 4-5 इवेंट्स, ठीक है। फिर 1919 से 1939, इसमें है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और 3-4 इवेंट्स। फिर हम करेंगे 1939 टू 1947, इसमें 3-4 एक्टिविटीज। तो इस तरह से जब हम ब्रेक करेंगे, वी आर टेलिंग आवरसेल्व्स अ chronology of events with respect to time frame, not with respect to dates. इसको यूज करके आप chronology वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो without using dates. ये हम पूरा chronology में जब हम करेंगे, आपको इवेंट्स की chronology याद रहेगी विदाउट डेट्स। तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तो वहीं से निकलेगा। दूसरा हम क्या करेंगे इसके साथ साथ, हम बहुत स्पेसिफिक डेट्स को याद रखेंगे। सिर्फ स्पेसिफिक डेट्स होंगी हमारे पास। नाउ व्हाट आई मीन बाय स्पेसिफिक डेट्स, कुछ डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेट्स हैं, वो हम याद करेंगे। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग 600 डेट्स, हम याद रखेंगे 20 से 25 डेट्स।
जो याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल है। सो ड्यूरिंग द क्लासरूम, ड्यूरिंग द टाइम जब हम ये कवर करेंगे, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ये डेट मार्क करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी ये पता होना चाहिए, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये पता होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास 20-25 डेट्स हैं जो याद रखनी है, वो ह्यूमनली पॉसिबल है याद रखना। उन्हीं पे जब आप फोकस करेंगे, आप एक मेन चंक ऑफ डेट्स उसमें से निकाल के याद कर रहे हैं। ऑल योर क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस। सो डेट्स का मसला भी खत्म कर देंगे और जो इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है उसको भी तोड़ के याद कर लेंगे। दिस इज हाउ वी डू इट फॉर द एग्जामिनेशन, with respect to the examination in terms of a lot of information, और साथ में ये जो बहुत सारी dates नजर आती है। This is what we are going to do in the classroom। इससे फायदा क्या होगा, हमें रिसर्च नहीं करनी है, जो डिबेटेबल इश्यूज हैं हिस्ट्री के उस पर भी नहीं जाना है, नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें अलग अलग थ्योरीज हैं उधर भी नहीं जाना है। हमें क्या करना है, क्रिस्प इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है जिसमें से सवाल बन सकते हैं। जैसे वॉज कांग्रेस सक्सेसफुल और नॉट इन द नेशनल मूवमेंट, ये हमारा एरिया ही नहीं है, ये हिस्टोरियंस के लिए डिबेट का इशू है, हमारे लिए ये इशू नहीं। हमें पता हो ये कब हुई, स्वदेशी मूवमेंट कब हुई, ये कब, बस हमें इतना ही पता होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग दैट वी विल बी डूइंग। सो आप अगर एग्जाम्स की तरफ देख रहे हैं ना लार्जर स्फेयर, तो यू शुड बाय एनसीईआरटी बुक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो सब आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज की बुक्स रिवीजन के लिए, क्लास नोट्स मेन आपका मटेरियल है जिसकी बेसिस पे आप इंशाल्लाह ये निकाल लोगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड लेट्स मीट इन द क्लासरूम सेशंस। चलो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों में से कितने लोगों ने एसएसबी का एग्जाम दिया है, या कोई तो ये थे हाँ? तो ये थे कितने लोगों में, कितने मतलब एग्जाम एसएसबी का आप लोगों में से कितने लोगों ने दिया है, कोई भी एग्जाम, किसका? ठीक, और कोई एग्जाम, और एमटीएस मतलब, अच्छा ठीक, और कोई एग्जाम, कांस्टेबल, फाइनेंस, अकाउंट्स असिस्टेंट, गुड। तो स्कोर कैसा रहा, मतलब सिलेबस का स्टडी नहीं किया था तो कट ऑफ क्या हुआ था पता नहीं, तो सिद्धू तो एग्जाम दे इतनी होपलेस। हाँ, कट ऑफ तो देखना था ना कि चक्कू था उसी स्कोर के साथ 35, तो कट ऑफ से तो बहुत नीचे। आपका एक से, अच्छा हाँ, टाइम मैनेज नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने सिलेबस देखा ही होगा, किसका सिलेबस, जीके एसएसबी का जो ना यहाँ मिलता है, जो सिलेबस देखा है ना, जो सिलेबस यहाँ मिलता है वो बहुत ही बड़ा सिलेबस है, दैट विल इंक्लूड एसएसबी का तो सिलेबस आएगा ही आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप खाली एसएसबी के लिए प्रिपेयर ना करो, मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, और वो एग्जाम्स नेशनल लेवल के एग्जाम्स होंगे जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मेहनत लगती है, बट उनका जो बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एसएसबी। ठीक है, और एसएसबी का कोई मतलब कोई हमारे पास कोई डेटा, कोई टाइमलाइन नहीं है कि व्हेन विल द एग्जाम विल बी कंडक्टेड, यू नेवर नो कि कब एग्जाम होगा, और एग्जाम की अगर डेट भी है यू नेवर नो कि उसी दिन होगा या नहीं, है ना, ये तो पता ही है आपको सबको। और कभी कभार जब एग्जाम होता भी है तो फिर पता भी नहीं चलती अच्छा रिजल्ट सही किन, है ना, ये सारे वेरिएबल्स लेके चलने हैं, यू कैन नॉट डिनाई देम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 8 महीने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम जो तुम्हें पता है कि एग्जाम इस डेट पे होगा, चाहे जंग भी हो, इस डेट पे एग्जाम होगा। दूसरी बात, यू नो कि जो रिजल्ट होगा वो ऑथेंटिक होगा, वो क्रेडिबल होगा, उसमें कोई भी क्या माल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, है ना, वो बेहतर है ना एज कम्पेयर टू प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक एसएसबी, जिसका फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइमलाइन नहीं होती, पता नहीं कब एग्जाम कंडक्ट करेंगे, पता चला आज नोटिफिकेशन निकली, अगले महीने प्रिपेयर हो जाना, है ना, वही तो पॉइंट है ना। एट द एंड ऑफ द डे दीज आर द एस्पिरेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको पर्टिकुलर डेट पे एग्जाम हो, ताकि वो अपना एक शेड्यूल बना के रखे। 6-7 महीने अगर वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए दे रहा है, ही नोज कि आफ्टर 6 से 7 months एग्जाम विल बी कंडक्टेड, एंटी वंशन पाई मिशी बसन सुमा के सीधी सी बात है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप एसएसबी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, बट नॉट एज योर प्राइमरी गोल बट एज ए सेकेंडरी गोल। ठीक है, साइड बाय साइड कुछ एग्जाम्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, उन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना, इन लिस्ट में से कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम उस पर फोकस करना और उस पर अपना टाइम स्पेंड करो। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम वरी अख्ती दियो ना एसएसबीएस, तो तुम्हें उतनी खास जॉब नहीं मिल रही, रिमेंबर दिस,
ठीक है ना, वो लेवल 4 लेवल 5 का पे है, वो उतना खास नहीं है। मतलब अगर मेरे को कहोगे, मैं कहता हूँ कि अगर आप 1 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर अ जॉब विच विल गिव अ गुड सैलरी, विच विल गिव अ गुड प्रमोशन एज वेल। फ्यूचर भी तो देखना है ना, खाली हमने प्रेजेंट नहीं देखना। ठीक है, तो लिखो कहीं पे, लिखो ये एग्जाम्स। लिखो फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। हाँ, जितने भी हमारे पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है वो कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। राइट, फर्स्ट वन आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई का ग्रेड बी एग्जाम हर साल होता है, हर साल टाइमलाइन दी होती है कब होगा ये। ठीक है, अगर टाइमलाइन भी नहीं दी होगी बट हर साल एग्जाम होता है। ठीक है, आरबीआई का ग्रेड बी, इट इज ऑल्सो सेड एज आईएएस ऑफ आईएएस एग्जाम ऑफ बैंकिंग। अब इसकी सिग्निफिकेंस देखो। ठीक है, इसके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज होता है। ठीक है, बट मोरलेस जो सिलेबस देखोगे ना, मे बी 30% 40% डिफरेंट हो, बट बेस तुम्हारी यही बनने वाली है। ठीक है, फाउंडेशन यही बनने वाली है, घर अब तुम्हें बनाना है। ठीक है, सेकंड लिखो नबार्ड, नबार्ड ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए। हाँ, ये भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, नबार्ड ग्रेड ए। इन दोनों का एग्जाम, इसका तो नोटिफिकेशन रिसेंटली निकला था, इसका रिसेंटली कुछ दिन पहले एग्जाम हो गया था इसका, आई गेस इसी इसी हफ्ते नहीं, पिछले हफ्ते रिजल्ट भी आया था प्रीलिम्स का। इमशोनते आसा एग्जाम है पाई खाली दो रहा है SSBS बात। तो लिखो और एक एग्जाम लिखो आप, किसका लिखोगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इसका भी लिख दो ग्रेड ए, ग्रेड ए। तो लिखो कुछ बैंकिंग के एग्जाम्स लिखो। देखो SBI का PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर, J&K बैंक का भी आता है, बट वही है ना, इसमें इसमें कोई हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है, और अगर एग्जाम दिया भी ये गारंटी है कि उसमें रिजल्ट में कुछ ना कुछ अच्छी पाई आसान था कैसे कैसा। IBPS भी लिख दो एक, IBPS, इसका भी प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लर्क का एग्जाम रहता है, और इनमें सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है इनमें सैलरी। बाकी होते हैं भाई SSB एंड SSC। SSC के लिए प्रिपेयर करो, CGL के लिए, दैट इज फॉर बेटर। ठीक है, अब देखो होगा क्या, वंस यू विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स, इनमें से किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये तो स्टेट लेवल के एग्जाम है नहीं, स्टेट लेवल के एग्जाम क्या है, ये किस लेवल के है, सेंटर लेवल के, तो ऑब्वियसली इसमें एफर्ट भी क्या काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर इसमें 8 घंटे की स्टडी करोगे दैट इज़ वर्थ इट। पता चला 8 घंटे की स्टडी की SSB के एग्जाम के लिए 2 साल से हो ही नहीं रहा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अश्विन जो प्रीशियस साल है ना वो ज़ाया नहीं करने। ठीक है, अब दो तुमने अच्छा खासा टाइम दे दिया, अब चलो एग्जाम नहीं निकला, सपोज एग्जाम नहीं निकला, अब डोंट यू थिंक यू विल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर SSB? भाई तुम सेंटर, मतलब तुम 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख एस्पिरेंट्स के बीच में compete करोगे, तो तुम्हें अपनी एफिशिएंसी, अपनी लेवल को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। नो डोंट यू थिंक SSB के लिए उतनी ज़्यादा तो लेवल चाहिए नहीं, मच टी ज़्यादा इस लेवल ज़रूरत, हमें लेवल इन सारी एग्जाम्स के लिए हमने लेवल बढ़ानी है, सच दैट कि तुम आराम से किसके लिए फिर बैठ जाओ, SSB के लिए। बट पता चला तुम अपनी लेवल पहले SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारी अभी लेवल इतनी है। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ। ये काफ़ी सिमिलरली और एक एग्जाम है जो मैं भूल गया था, UPSC का EPFO भरा है किसी ने फॉर्म, लिख दो कहीं पे UPSC EPFO, UPSC EPFO का एग्जाम है, हाँ कंडक्ट करता है EPFO का एग्जाम UPSC। ठीक है, कुछ एग्जाम से इनके लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, मेरा मानो इसका प्रिपेयर करना, RBI का ग्रेड बी एग्जाम। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स है एंड वन ऑफ द बेस्ट जॉब प्रोफाइल इन इंडिया में एट द मोमेंट, RBI का ग्रेड बी। यू विल गेट गुड प्रमोशन, यू विल गेट गुड सैलरी एंड यू आर गोइंग टू, मतलब IAS ऑफ बैंकिंग तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी। ठीक है, एक तो ये कहना था मेरे को।
दूसरा ये कहना है कि आई विल टीच यू एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में 4 चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हम सारे टर्म्स को कवर करेंगे। टर्म्स लाइक व्हाट इज निश, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज एनवायरनमेंट, ठीक है। व्हाट इज क्या सुना नहीं आता, वेटलैंड, व्हाट इज मैंग्रोव, सारी की सारी बेसिक टर्म्स पहले चैप्टर में कवर कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड चैप्टर इज, फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेसिक्स कवर करता है। एंड बेसिक्स से ही कभी कभार क्या आ जाते हैं, डोंट राइट इट, जस्ट लिसन। बेसिक्स से ही सबसे ज्यादा क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कभी पूछ दिया व्हाट इज लेंटिक, व्हाट इज लोटिक, हु गेव द टर्म इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोसिस्टम, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बट मैं बेसिक थोड़ा बहुत एडवांस करवाता हूँ, थोड़ा बहुत ही अच्छा खासा एडवांस करवाता हूँ। बेसिक्स भी करते क्लास में, प्लस आई ऑल्सो प्रोवाइड यू सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि कल को कोई और भी एग्जाम दे दो सच दैट कि तुम्हें एनवायरनमेंट के बेसिक्स ना करना पड़े फिर से। नोट्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। सेकंड, आई टीच सेकंड चैप्टर से कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें क्या पढ़ाता हूँ मैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सॉरी टाइप्स ऑफ स्पीशीज, बायोडाइवर्सिटी कैसे डिप्लीट हो रही है, ठीक है, व्हाट इज अल्फा डाइवर्सिटी, व्हाट इज बीटा डाइवर्सिटी, व्हाट इज गामा डाइवर्सिटी वगैरह वगैरह। सिमिलरली मैं इसमें ये भी पढ़ा देता हूँ नेशनल पार्क क्या हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो, कौन डिक्लेयर कर सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, कौन डिक्लेयर कर सकता है नेशनल पार्क को, बेसिक से बेसिक चीजें, ठीक है। कश्मीर में कौन कौन सी नेशनल पार्क है, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वगैरह वगैरह, व्हाट आर कंजर्वेशन रिजर्व, व्हाट आर कम्युनिटी रिजर्व, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे बेसिक्स हम कवर करते हैं, ठीक है। यानी एक्स-सी-टू, इन-सी-टू कंजर्वेशन सारा कुछ इसमें हो जाता है। उसके बाद ये चैप्टर के बाद आई टीच पोल्यूशन। पोल्यूशन में मेन मैं 2 पोल्यूशन पढ़ाता हूँ, एयर पोल्यूशन एज वेल एज वाटर पोल्यूशन, प्लस सम रेमिडिएशन टेक्निक्स। व्हाट इज फाइटो एक्सट्रैक्शन क्या हो, फाइटो एक्यूमुलेशन क्या हो। पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, गैसेस पढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या क्या होता है, एसिड रेन कैसे बनती है, ओजोन डिप्लेशन कैसे होता है, ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है। बेसिक ना बेसिक, सच दैट कि कल को अगर तुम न्यूज़पेपर भी पढ़ो ग्रेटर कश्मीर, तुम्हें वो चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हम क्या पढ़ते हैं, सारे के सारे जितने भी निगोशिएशंस है अभी तक, जितने भी निगोशिएशंस हुई है, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, उनका एक रफ पिक्चर तुम्हें मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पिक्चर मिल जाती है किसकी, UNFCCC क्या हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जैसे ब्राजील में हो रही है, बिलीम में हो रही है, वो है क्या, उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में मोटा मोटा क्या डिसाइड हुआ, ठीक है। व्हाट आर नेट जीरो, व्हाट आर क्या सुना नहीं आते, पंचामृत गोल्स ऑफ इंडिया। हाँ, बेसिक से बेसिक चीजें सच दैट कि तुम अवेयर हो जाओ। अगर मेरे को बोलोगे क्वेश्चन किससे आता है, एनवायरनमेंट से मांग के चलो 6 to 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 6 to 8 क्वेश्चन। इन मेजोरिटी टाइम क्वेश्चन क्या होता है, दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, दिस वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्या ये वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में आता है या नहीं, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ज्योग्राफी एंड ईवीएस ये इंटरलिंक्ड होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूज़ में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, न्यूज़ में जो नेशनल पार्क न्यूज़ में रहती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में रहती है, उनसे इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये मैं ईवीएस में पढ़ाता हूँ ना। पॉइंट ये कि तुम लोग कैसे पढ़ोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग क्या करना, जब भी आप पढ़ने आओगे तुम्हें सर कोई बुक बोलेगा पढ़ने के लिए, जैसे हिस्ट्री सर ने कहा होगा कुछ एनसीईआरटीज लाने के लिए बोला ना, तो एनसीईआरटीज को कवर करना। तुम लोग कहते हो सर मेरे को मैसेज आती है सर कोई बुक बोलो जिसमें सारा जीएस हो, भाई वो तुम्हें नहीं पढ़ना। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अगर तुम्हें एसएसबी के लिए प्रिपेयर होना है, आरबीआई के कोई भी एग्जाम के लिए जीएस करना है, एनसीईआरटीज आर द बेस्ट सोर्स। और एनसीईआरटीज को बार बार पढ़ो, ठीक है। नोट्स बनाने की कोशिश मत करो, जस्ट रीड द मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट कम से कम 7-8 बार पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि मतलब जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए वो तुम्हें आ जाएगी। यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड दैट, जीएस में उससे ज्यादा नहीं करना होता। तो तुम लोग क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्लास के नोट्स होंगे, सुना था मैं, नोट्स जो क्लास में बनाओगे, नोट्स यहाँ पे, नोट्स के बाद तुम्हें सर कोई बुक बोलेगा, उस बुक को नोट्स के दौरान, क्लासेस के दौरान ही पढ़ लेना। मतलब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूंगा ईवीएस, ठीक है, ईवीएस के लिए एक बुक आती है PMFIS करके, मैं उसमें मतलब कुछ चैप्टर्स पढ़ा दूंगा यहीं पे, लास्ट में आई विल टेल यू ये देखो ये कुछ चैप्टर्स है, इनको पढ़ लेना, दैट इज इट, दैट इज योर टास्क, उससे बियॉन्ड तुम्हारा टास्क नहीं है, ठीक है। अब सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लासेस कर रहे हो, हिस्ट्री के क्लासेस कर रहे हो, हिस्ट्री के फॉर एग्जाम्पल 30 to 40 क्लासेस है सपोज, ठीक है। अब 30 to 40 क्लासेस में आप रोज आ रहे हो ना, तो 30 to 40 दिन हो गए, ड्यूरिंग 30 to 40 दिन में तुम्हें बुक भी कंप्लीट करनी है, क्लासेस के साथ कर लेना हो, ठीक है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास सुना दीवान थी, क्लास के साथ ही जो भी सर बुक रिकमेंड करेगा, जस्ट मेक श्योर कि क्लासेस के एंड, हिस्ट्री जब एंड होगा तुम्हारी बुक्स भी एंड होंगे, आवाज समझ। और क्लासेस बुक में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल रही है, वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ये नहीं कि पता चला बुक के लिए कोई अलग से कॉपी बनाइए, नोट्स के लिए कोई अलग से कॉपी बनाइए। मेक श्योर कि तुम एक अच्छा सा बुकलेट बनाओगे,
एक हिस्ट्री उसमें आना चाहिए, ईवीएस उसमें आना चाहिए सारा का सारा। कल को कोई भी करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन मिली, जस्ट राइट इट देयर, ताकि तुम्हारे पास एक किताब में सारी की सारी, एक बुकलेट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिले। उससे होगा क्या, व्हेन यू विल हैव द टाइम, जब आप रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने के टाइम तुम्हें कॉपीज, वो वाली कॉपी ये वाली कॉपी का रिवाइज नहीं करना है, बस एक कॉपी का रिवाइज करना है। गो टू एग्जाम, देन गो टू एग्जाम, गिव द एग्जाम। आवाज समझ गया? तो नोट्स के साथ साथ जो भी सर बुक रिकमेंड करेगा, जितने भी क्लासेस अटेंड करोगे, मेक श्योर कि क्लासेस के एंड तक तुम्हारी वो बुक क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीईआरटीज पे ही फोकस करना, डोंट रीड एनीथिंग एल्स। कोई तुम्हें बोलेगा, बच्चे बोलते भी है, मैं वशी किताब या कल किताब तथ मजा सोरे, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्टैटिक मतलब कोई में एनसीईआरटीज, इनको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि कल को उठ के कोई भी एग्जाम दोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो एनसीईआरटीज को क्या बनाना, फाउंडेशन बनाना, बेस बनाओ नहीं है एनसीईआरटीज। अब एनसीईआरटीज उसके बाद क्या करोगे, एनसीईआरटीज के बाद क्या करोगे, मेक हैबिट कि आप रोज ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर पढ़ो। हिंदू तो भूलूंगा नहीं मैं, ना ही मैं इंडियन एक्सप्रेस बोलूंगा, सुबह सोते कल पेट, ठीक है? अगर तू दोस्त पे ना ये ग्रेटर कश्मीर आ घंटे दूध 45 मिनट दी, मतलब अगर हो सके 1.5 घंटा दे दिया, डू इट। कम से कम एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, ठीक है? ये हैबिट बनाओ। कल को अगर ऑफिसर भी बनोगे, इस हैबिट को छोड़ना नहीं है, ठीक है? ग्रेटर कश्मीर पढ़ना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीडिंग भी सही होगी, तुम्हारा राइटिंग भी सही होगा, तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन भी सही होगा, तुम्हारी वोकेबलरी भी सही होगी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, नॉलेज भी मिल रही है, चीज़ें सही होंगी। अगर क्या पढ़ोगे, न्यूज़पेपर, बस यही 3 चीज़ें तुम्हें करनी है। और यहाँ तुम्हारे टेस्ट होंगे, जैसे आज ईवीएस का टेस्ट था, तो तुम्हारे टेस्ट होंगे। मेक श्योर कि तुम टेस्ट को क्या करो, टेस्ट एज अ प्रैक्टिस ले लो, डोंट शाई अवे फ्रॉम द टेस्ट। अभी आज टेस्ट था, कुछ बच्चे आए नहीं टेस्ट देने के लिए, ठीक है? तो टेस्ट से आपने घबराना नहीं है, कुछ हो ना, एग्जैक्टली आपने घबराना नहीं है। मतलब इन द किस सेंस में कह रहा हूं मैं कि अगर आपने कुछ चीजें पढ़ी तो खुद का टेस्ट करो ना, घबराना क्यों है इसमें? अगर नहीं आया तो ठीक है, पढ़ लेंगे, फिर से टेस्ट देंगे। तो आप सब क्या करते हो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जिस दिन टेस्ट होगा बच्चे ही नहीं आते, तुम क्लास ही दिवा, टेस्ट छोड़ो, क्लास भी नहीं देते, ठीक है? तो टेस्ट देना, टेस्ट से क्या होगा, तुम्हारी नॉलेज का इंक्रीमेंट ही होगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा वीक एरिया क्या है, ठीक है? और साथ ही साथ क्या करोगे, साथ ही साथ रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, किसमें, एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन, अपनी एक्यूरेसी देखना कि तुम 100 क्वेश्चन में से कितने एक्यूरेट कर रहे हो। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है? तो ये देखो कि मैं 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर रहा हूं और उन क्वेश्चन में से कितने मेरे सही जा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कट ऑफ इस रेंज में होता है, 70 to 80 मार्क्स के रेंज में होता है ये कट ऑफ। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा हमेशा 90 क्वेश्चन कारण, हमेशा 95 क्वेश्चन कारण, मैं कितना क्वेश्चन के कारण, सच दैट कि मैं मतलब अच्छे से स्मूथली कट ऑफ के ऊपर चला जाऊं। और समझ के कैसे होना, ये तुम्हें रिपीटेडली, यही तुम्हें कहाँ से पता चलेगी, कम से कम जब तुम 10 या 15 टेस्ट दोगे फुल लेंथ के, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ताकि तुम्हें पता चले कि मेरी एक्यूरेसी रेट क्या है, हमेशा कंटेंट ज्यादा पा रहा हूँ या जो मैं पढ़ रखा है वो मैं अच्छी से क्या नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये तुम लोगों को देखना है। आवाज समझ के, मतलब इतनी प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। हिस्ट्री मुझे खरा हिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट, तो किसी का साइंस अच्छा नहीं होगा, किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं होगा, किसी का ज्योग्राफी सही नहीं होगा, पढ़ के भी उसको लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेक श्योर कि वो हार्ड टॉपिक है ना, उसको पहले किया करो। मेक श्योर कि तुम्हारा कोई वीक एरिया ना रहे। और ये याद रखना, जीएस में, जनरल स्टडीज में तुम्हारी ब्रेड चलती है। ब्रेड पता है तुम्हें कितनी चीजों के बारे में पता है, ये जरूरी नहीं कितना गहरा पता है, ये पता होनी चाहिए। हाँ मैं जित्र लाइन तक टॉपिक्स में परमस में, हाँ मैं अग्ज लाइन तक टॉपिक्स में परमस में, ये नहीं पता चला तुम्हें 10 टॉपिक्स आते हैं और वो 10 टॉपिक्स डेप्थ में कवर किए। डेप्थ यहाँ नहीं चलती, यहाँ चलता है कि तुम्हें कितनी चीजों के बारे में पता है, कितना जीएस का कंपोनेंट कितने तुम्हें पता है। जरूरी नहीं है तुम्हें 10 लाइनें, 2 ही लाइनें, 3 ही लाइनें पता हो, मोर देन इनफ। हवाई समझ। और बात और एक चीज है कि देखो क्या करना, अब जब नोट मेकिंग अब करो, कोई टीचर बोलेगा हाफ कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें बेसिक्स बता रहा हूँ। नोट मेकिंग में क्या करना, मेरे हिसाब से 2/3 पे लिख लेना। कितने पे? 2/3 पे, मतलब पेज ना, ये कौन सा पेज लाओगे, A4 का ब्लैंक शीट, उसी पे लिख लेना, ठीक है? और लूज पे ही लिख लेना, लूज शीट्स पे लिखना, कॉपी एंड जो नहीं किया। थोड़ा मेहरबानी करके थोड़ा सीरियस होना, ठीक है? ये तुम ना आज तना तुम रफ कॉपी तुम क्रिहनिक ना तुम कॉपी ऐसा मैं दहन तुम 15 रुपये नसी में तुम 10 कॉपी ऐसा लक्चर ये मैथ्स प्रैक्टिस करा तुम्हें वही दाना तुम्हें कॉपी। मैं ये कह रहा हूँ कि लूज शीट्स पे लिखना। ऐसा देखो मैं क्यों कह रहा हूँ। और लिख लेना 2/3 पे, 2/3 पेज पे लिख लेना, 1/3 छोड़ देना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब तुम्हें रिवीजन करने का टाइम आएगा ना, और प्लस जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली वो इस चीज़ पे लिख लेना
आवाज समझ गया? और लूज शीट्स पे इसलिए कह रहा हूँ, कल को कुछ होमवर्क मिला जो तुम्हें लग रहा है कि जिसके नोट्स मेरे को बनाने चाहिए थे, उस पे नोट्स बनाए एंड क्लब इट विद दोज पेजेस, ताकि तुम्हें कोई अलग से कोई कॉपी नहीं बनानी है। तो तब दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू लूज शीट्स पे लिख लेना। आवाज समझ? नोट मेकिंग आया समझ कितने कारण? लास्ट में ये बोलूंगा कि देखो, ज्यादा टाइम नहीं देना, मतलब ज्यादा टाइम इन द सेंस अगर तू सीरियस छू ना, अगर ये प्लाना छू 10 वरी पारन तेल से सहल, अगर तू सीरियस छू, सीरियस का मतलब क्या है? यहाँ पे तुमने 1 साल प्रिपेयर किया, 12 महीने दिए, सपोज 12 महीने के बाद तुमने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम दिया, उसका कट ऑफ हुआ फॉर एग्जाम्पल 88 मार्क्स, तुम्हारे 78 आ रहे हैं, ठीक है, तो कितना लैग हो रहा है? 10 से। तो ठीक है, खुद को मतलब थोड़ा दिलासा देना, ठीक है एक और ट्राई करते हैं। पता चला तुमने 12 महीने पढ़ा, एग्जाम दिया, तुम्हारे 38 मार्क्स आ रहे हैं, बोला ये मेरे लिए नहीं है, जस्ट लीव इट, डू समथिंग एल्स, मतलब विश्व तो बना एज अ ब्रदर, बिकॉज इट विल ड्रेन यू, ठीक है? तो पाई ये क्या सोसाइटी क्या ये वन ये रात दह परा ये एग्जाम आने रहा, उसका अलग स्ट्रेस है। हाँ, ये तो मैं रियलिटी तुम लोगों को कह रहा हूँ। तो 12 महीने पढ़ो, 12 महीने गिव योर बेस्ट, मेक श्योर कि तुम कम से कम कट ऑफ को रीच करो आफ्टर 12 मंथ्स, कम से कम। अगर नहीं भी हुआ कम से कम, ठीक है 88 कट ऑफ आ रहे हैं, मेरे 78 आ रहे हैं, मेरे 72 आ रहे हैं, लगेगा ना खुद को भी तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मैं काफी नजदीक पहुंच रहा हूँ। तो मेक श्योर कि यू विल गिव योरसेल्फ अनदर ईयर, ठीक है मैं और 1 साल मेहनत करता हूँ, ठीक है? एंड जब भी एग्जाम देने के लिए जाओगे या जब तुम अब यहाँ आओगे, टेल योर पेरेंट्स कि मैं किसी एग्जाम के लिए पढ़ने नहीं जा रहा, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, ठीक है? या तुम कॉलेज मैं फिर से कोई मास्टर्स कर रहा हूँ। आप लोग में किसी की मास्टर्स कंप्लीटेड है? कुछ भी मास्टर्स करे, आपकी किस में मास्टर्स है आपकी? तो बोल देना पीएचडी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? तो इवन जो मैं पीएचडी के लिए जा रहा हूँ या मैं नेट के लिए पढ़ने जा रहा हूँ, डोंट टेल देम कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ने जा रहा हूँ, बिकॉज ये होगा क्या, तुमसे एक्सपेक्टेशंस रेज होंगी, पीपल विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग, मतलब पीपल क्या, लोग ही, फैमिली, दे विल एक्सपेक्ट कि तुम 1-2 साल के बाद क्या करोगे, ये तुया बनी हो कल, तुया करी 1 साल मेहनत की, उसके बाद उनको लगेगा तुम्हारा क्रैक हो गया, बस या लोग मैं नौकरी वरना चुन की कार नहीं। एग्जैक्टली, मस्ट पॉइंट ये है कि डोंट टेल योर पेरेंट्स कि मैं कोई एसएसबी के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, डोंट टेल एनीवन, जस्ट बी काम, यहाँ आओ, पढ़ाई करो और कोशिश करो कि हमेशा हर कोई क्लास दे दो, बीमार भी हो क्लास में आ जाओ। इवन अगर तुम्हें उस सपोज मैं ईवीएस पढ़ाता हूँ, जैसे इसका जोलॉजी है, इसको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ मेरे को पता अब क्यों ही क्लास देना, ऐसा नहीं करना। एक्सपेक्ट के कोशिश करो कि यहाँ आ जाओ, इवन इफ अगर तुम्हारा 10% 20% वैल्यू एडिशन भी होगा ना अपनी नॉलेज का, दैट इज फार ग्रेटर घर में बैठना, ठीक है? कोशिश करो कि नहीं मैं क्लास में आ जाऊँ, क्लास अटेंड करूँ, 6-7 महीने का कोर्स है, 6-7 महीने में कोशिश करूंगा कि मैं सारे के सारे क्लासेस को अटेंड करूँ। इवन इफ मेरे को सब्जेक्ट की नॉलेज है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने नोट्स को सही बनाऊँ, और नोट्स को सही से बनाना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस कालू बात यार रात के सुन पाई किसी को याद नहीं होता, लास्ट में खाली एक चीज याद रहती है, वो अपने नोट्स। जितने नोट्स क्लास में अच्छे से क्रिस्प बनाओगे वो लास्ट में तुम्हें फायदा देगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हो, हाँ उसका एक्सेस है ऑनलाइन, बट पता चला महीने में 20 क्लास एब्सेंट हो, तो उसका ऑनलाइन एक्सपेक्ट नहीं करना, हार्डली 1-2 क्लासेस चलती है, ठीक है? कभी शादी पे गए अटेंड करने के लिए, वो भी जरूरी है। और सोसाइटी से ये नहीं होना, अलग नहीं, पता चला 7 महीने तुम पोलर बियर की तरह हाइबरनेशन में चले गए, ठीक है? वो नहीं करना, नमाजो वमाजो वो तो पता ही है, बाकी सोसाइटी के साथ क्या खेलना वेलना मस्त ओके, बट 8 घंटे 6 घंटे की स्टडी। न्यूज़पेपर पहले जो तुम्हें अच्छा लगे पहले वही पढ़ना, स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं हेडलाइंस फिर क्या फायदा है? जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिली तो पढ़ लिया, अभी अगर स्पोर्ट्स सेक्शन भी पढ़ोगे ना, क्योंकि आदत नहीं है ना, तो स्पोर्ट्स सेक्शन भी पढ़ोगे मोर लेना, ठीक है, इनिशियली, ताकि वो थोड़ा इंग्रीन हो। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हाँ बताओ। अरे बैठ के भाई, ये वो क्लास नहीं है, ठीक है कोई नहीं, तो मैं रिपीट कर देता हूँ हिंदी में उर्दू में, तो उसका टेंशन नहीं ले लो, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये बेसिक पॉइंट्स है, ये कवर कर लेना, ठीक है? नहीं, अब मैं बोलता वीडियो देखो, बट वीडियो का कोई देखो, एट द एंड ऑफ द डे इसे पाने पे कारण ये सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। नो मैटर कि तुम कितने लेक्चर्स दोगे, नो मैटर कि तुम कितने क्लासेस अटेंड करोगे, अनटिल अनलेस यू डोंट रिवाइज थिंग्स, ये सारा उठ जाएगा, कल पेट का सा सिर के ऊपर से चला जाता है। तो कोशिश करो चीजें खुद पढ़ने की, नोट्स बनाने की, एंड मेक श्योर रिवाइज एवरीथिंग 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स। ये याद रखना, क्लासेस जब भी दोगे, नोट मेकिंग यहाँ करोगे, घर जाके नोट्स का रिवीजन करना। रिवीजन नहीं करोगे ना,
देयर इज दिस, ये स्टडी भी है कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने कोई टॉपिक अभी पढ़ा ना, जैसे अभी तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कुछ पढ़ा होगा सर ने, फॉर एग्जांपल अभी पढ़ा, अभी तुम्हारा 100% रिटेंशन है विद इन 1 आवर, जो भी पढ़ा होगा। अभी जब घर जाओगे, ठीक है, 2-3 घंटे के बाद जब घर पहुंचोगे तो इसका ऑलरेडी 60% ही याद रहेगा, 40% उड़ गया होगा, ठीक है। और अगर 10 दिन के बाद रिवाइज करोगे आवाज नोट्स, हाँ, 10 दिन के बाद, तो वहाँ खाली हार्डली 5% बचेगा, ठीक है। जो भी यहाँ करोगे ना, अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बुक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेक श्योर कि यहाँ जाके क्या करे, नोट्स को एटलीस्ट कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें, ताकि एटलीस्ट जो पढ़ा वो तो दिमाग में जाए। भाई पैसे दो के यहाँ हो गए ना, तो उसका फायदा भी तो उठाना है, ठीक है। आउटपुट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें कुछ मिलना भी चाहिए यहाँ से। और जीएस पढ़ के, रिमेंबर दिस, जीएस पढ़ के इंसान की मतलब अभी आज का डेट है, आफ्टर 7 months व्हेन यू विल कंप्लीट द कोर्स यू विल रियलाइज कि नहीं हमने चीजें पढ़ी है, ठीक है, नहीं कुछ ना कुछ तो अब हमें आता है, ठीक है। कोई ना कोई एग्जाम देने के लिए हम रेडी है, ये तो मेरे से लिख के ले लो, बट प्रोवाइडेड तुम डेली आओ और डेली चीज़ों को पढ़ो। बाकी अल्लाह ताला से मांगो, इंशाल्लाह ऊपर वाला देगा, क्या बेहतर ही करेगा, ठीक है। अगर आपके इसमें लिखा होगा, किसमें, किस्मत में लिखा होगा तो मिलना ही मिलना है, चाहे पढ़ के जाओ अरे ऐसा नहीं है, अरे पढ़ना पड़ेगा तभी मिलेगा, पढ़ के नहीं मिलता कुछ। देखिए मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। रिसेंटली आई वाज आल्सो सिलेक्टेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, इन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। उससे पहले मैंने यूपीएससी का मेंस भी लिखा है, मैंने जेकेपीएससी का इंटरव्यू दिया है, पीएससी का केएस का इंटरव्यू भी दिया है, मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस बार ही मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज दिया था। ऑल ओवर इंडिया कितने पोस्ट थे, 5 पोस्ट थे जनरल के लिए, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, 5 पोस्ट थे जनरल के लिए। उसमें से भी एक सीट दी पीडब्ल्यूडी को, 10 बचे, मैंने कितने बचे, 4, तो 4 सीट पे मैं लड़ रहा था। तो मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई हुआ, अब इंटरव्यू का कॉल भी आया, इंटरव्यू भी दे दिया। 631 वाज द कट ऑफ, ठीक है, मेरे 628 थे। उससे पहले मैंने ये फिर से इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का मेंस दिया था, इंटरव्यू कॉल उस टाइम पे नहीं आया था, 408 रिटन में कट ऑफ हुआ था, मेरे 407 थे, ठीक है। मैंने जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का ये लिखा था, इंटरव्यू तक पहुंच गया था मैं, और फाइनली जब रिजल्ट आया 10-12 मार्क्स का डिफरेंस था। 10-12 मार्क्स इज मतलब उतना ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं होता व्हेन इट कम्स टू दीज एग्जाम्स, इसमें रिटन वगैरह होगा, ठीक है। सिमिलरली अभी रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम था, तो अगर तुम मतलब रियल सुनोगे, मैं पढ़ के नहीं गया था, उसमें रिटन का एग्जाम था। उस टाइम पे जेकेपीएससी का इंटरव्यू होते, मतलब जेकेपीएससी का इंटरव्यू था जिस टाइम पे असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम्स थे। अब मेरे को कोचिंग वालों ने फोर्स किया, नट दिया एग्जाम, मेरे को नहीं पता थी, इनफैक्ट मेरे को रिजल्ट तक नहीं पता थी कि वो गेजेटेड पोस्ट है, मेरे को रिजल्ट के बाद पता चल रही है वो क्या है, और उसके पर्क्स बहुत ही अच्छे हैं, मेरे को बाद में पता चली। बट इतनी अपनी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, इतना ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव की है कि सुबह पढ़ता था, मैं रिवीजन करता था, शाम को एग्जाम देने जाता, 6 पेपर थे, ये करता था, सुबह पढ़ के शाम को एग्जाम, एंड अल्लाह ताला की खैर से रैंक 8 आई, जस्ट बिकॉज कि आपने चीज़ ऑलरेडी क्या की है, ढंग से पढ़ी है, चीज़ों को, अपने नोट्स को अच्छे से कवर किया है, और नोट्स ऐसे बनाने हैं कि अगर कल को दोपहर को एग्जाम है, सुबह 5-6 घंटे करके निकल जाओ एग्जाम देने के लिए। बट वो तभी होगा जब तुम मेहनत करोगे और थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है ना। अगर तुम सीरियस गए ना, अगर आप सीरियस हो जाओगे, मेरे को नहीं लगता उतना ज़्यादा कंपटीशन है, वो बनाते फ्रैंकली, बिकॉज अगर तुम देखोगे स्मार्टफोन ने सारा बेड़ा कर रखी है, ठीक है, रील इथे स्क्रोल असा करा, डूम स्क्रोलिंग करा, इथे स्क्रोलिंग, बाय द टाइम 1 साल 2 साल 3 साल जैसा उसका दिमाग फिर उतना नहीं चलता। और कोशिश करो ये रील वील मत देखा करो, बेहतर है मूवी देखो। रील से होता क्या है, रील कंटेंट मिलता है, एक मतलब 3 मिनट की 60 सेकंड की एक रील है, फिर और नई इंफॉर्मेशन मिली, और नई इंफॉर्मेशन, तुम 1 घंटे में 100 से रील देखते, 100 रील्स होती है, 1000 रील्स, फिर देखो ना दिमाग का कितना इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस वो कहाँ प्रोसेस करेगा, खुद देखो, सोचो ना, ये दिमाग लड़ाओ, नहीं करेगा ना प्रोसेस। फिर जब पढ़ने बैठोगे ताकि तुम्हें रील वहां याद, तो फिर जब एमसीक्यू, जब तुम्हें एग्जाम देना होगा तो 2 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, 2.5 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। 2.5 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कि तुमसे एक गलती भी नहीं होनी चाहिए। पता चला तुम्हें ओनली लिखा था क्वेश्चन में और ओनली तुम पढ़ ही नहीं पाए, क्यों, क्योंकि तुम उस टाइम पे क्या विदाउट कॉन्सेंट्रेशन और ये ऑप्शंस पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बेसिक्स अपने मतलब अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज भी करना है, कोशिश करो कि दिन में ही पढ़ा करो, रात में नहीं, हाँ, बिकॉज अल्लाह ताला ने लिखा भी है कि मैं दिन में, मतलब दिन में रहमत है, फॉर एग्जाम्पल फजीलियत है, दिन में ही, रात आराम करने के लिए। तो कोशिश करो सुबह का टाइम है ना, सुबह का टाइम नमाज के बाद, अभी तो विंटर्स में थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है,
बट यूं ही समर्स आ जाएंगे तो सुबह सुबह का जो टाइम है 6-7 घंटे का मेक श्योर कि पढ़ोगे। यहाँ अगर आप 4-5 घंटे दोगे मेक श्योर कि घर जाके 2-3 घंटे ही देने हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। 8 घंटे इज मोर देन फॉर यू। 8 घंटे प्रिपेयर करोगे किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच, ये ये मेरे से लिख के ले लो, यू विल क्वालिफाई एनी एग्जाम इन इंडिया, बट ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच 1 साल भी देना पड़ेगा, 1.5 साल भी, 2 साल भी। और ये दिमाग में रखना कि यहाँ 2-3 महीने के बाद कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन, इतना कंपटीशन है कि यू नीड टू एंश्योर कि लॉन्ग स्ट्रेच के लिए क्या करो, प्रिपरेशन करो। ये दिमाग में रख लेना। अगर साइड बाय साइड कुछ और भी करोगे ना, बिजनेस वगैरह कर लो, बट ये दिमाग में रखना कि यहाँ लंबा खींचेगा ये, ठीक है। ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन द क्लासेस। और कोई क्वेश्चन है? मस्त हो ना? बाकी विदाउट स्ट्रेस मेक श्योर कि अच्छे से पढ़ो। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं? बाकी जो क्वेश्चन होगा मेरे से बात कर लेना बाहर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।